Hello students, welcome to the channel Wise Harbor. Today we are going to learn some new words and read one article from today's The Hindu. The article says the paradox of India's global rise, its regional decline. पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी हो, मतलब जो स्टेटमेंट कहा गया है अगर आप उसको रीड करो और थोड़ा सा भी पॉन्डर करो, थोड़ा सोचो तो आपको लगेगा कि ये खुद को ही विरोध कर रहा है। जैसे अपन कहें कि जो कॉमेडियंस होते हैं उनकी लाइफ में ट्रेजेडी होती है, वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, तो ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है कि जो कॉमेडियन है जो लोगों को हंसा रहा है उसकी लाइफ में इतना सैडनेस क्यों आ रही है। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। तो ये कह रहा है द पैराडॉक्स ऑफ इंडियाज ग्लोबल राइज। ग्लोबल राइज मतलब इंडिया जो है वो वर्ल्ड वाइड जो है वो अपना राइज ला रहा है, अपन कह भी रहे हैं सुपर पावर बनने वाले हैं अपन। इट्स रीजनल डिक्लाइन, लेकिन अपने रीजन में, अपने क्षेत्र में उसका क्या हो रहा है, पावर का डिक्लाइन आ रहा है। तो ग्लोबली विश्व भर में तो आप छा रहे हो, लेकिन आपका जो क्षेत्र है, जो साउथ साइड है आपका, एशिया, साउथ एशिया साइड है, वहां आप जो है वो डिक्लाइन कर रहे हो। तो ये पैराडॉक्स हो गया सिचुएशन में। अब इस आर्टिकल को लेट्स रीड। One of the deeply perplexing paradoxes of contemporary Indian foreign policy is that a globally rising India is also a regionally declining power. One of the deeply perplexing paradoxes, so there are so many perplexing paradoxes, लेकिन उनमें से एक जो है वो क्या है, वो है, अच्छा आपके एग्जाम में आता है वन ऑफ के बाद ग्रामर के जब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आरपीएससी हो, यूपीएससी हो, या अपना एलडीसी आरपीसी के एलडीसी हो, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, आईबीपीएस हो, वन ऑफ के बाद एक नाउन आएगा, वो प्लूरल नाउन होगा। क्यों प्लूरल नाउन होगा? क्योंकि आप बहुत में से, प्लूरल नाउन बहुत में से एक को निकालेंगे और फिर उस एक के हिसाब से आप वर्ब लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट जो होता है वो वन होता है, ऑफ प्लस प्रेपोजिशन फ्रेज होती है ये तो पूरी सेंटेंस से हटा दो भली। वन आपका सब्जेक्ट होता है, जैसे यहां पर है कि वन इज दैट, वन इज दैट, और ये वन क्या है, ये परप्लेक्सिंग पैराडॉक्सिस है। और पैराडॉक्सिस क्या है? ये प्लूरल नाउन है। तो ये कह रहा है कि वन ऑफ द डीपली परप्लेक्सिंग, परप्लेक्सिंग मतलब पजलिंग, ऐसा पैराडॉक्स, ऐसा विरोधाभास, ऐसी मिस्ट्री जो पजलिंग हो, जो लोगों को कंफ्यूज कर दे कि यार आप तो बोल रहे थे कि ग्लोबल राइज है अपना, और फिर कहते हो कि रीजनली नहीं चल रहा है। पूरे विश्व भर के अंदर आप कह रहे हो सुपर पावर है, और क्षेत्र में जाके देखते हैं आपकी कोई सुनता नहीं है। तो वन ऑफ द डीपली मतलब अंदर गहरा बैठा हुआ, डीपली परप्लेक्सिंग, पजलिंग, कंफ्यूजिंग पैराडॉक्सेस, मिस्ट्रीज ऑफ कंटेम्प्रेरी इंडियन फॉरेन पॉलिसी। कंटेम्प्रेरी मतलब तत्कालीन, जो अभी चल रही है, समकालीन, अभी जो फॉरेन पॉलिसी चल रही है इंडिया की, उसका पैराडॉक्सेस बहुत सारे हैं। अपनी फॉरेन पॉलिसी के बहुत सारे पैराडॉक्सेस हैं, उसमें से एक जो है उस पर आज इस आर्टिकल में बात की गई है, और वो ये है, इज दैट अ ग्लोबली राइजिंग इंडिया, विश्व भर में चल बढ़ता हुआ भारत, ग्लोबली आपका यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, ग्लोबली विश्व भर में, राइजिंग इंडिया बढ़ता हुआ भारत, राइजिंग इंडिया बढ़ता हुआ भारत, ये पार्टिसिपल है। जितनी भी वर्ब होती है उनकी जो आईएनजी फॉर्म होती है, दे ऑल बिहेव लाइक ए पार्टिसिपल, लाइक एन एडजेक्टिव, वो एक एडजेक्टिव का काम करती है। उस एडजेक्टिव का काम करती है, तो उस एडजेक्टिव के बाद अपन नाउन का यूज करते हैं, क्योंकि एडजेक्टिव नाउन के लिए आता है। सो राइजिंग इंडिया मतलब बढ़ता हुआ भारत। बर्निंग ट्रेन, बर्निंग ट्रेन मतलब जलती हुई ट्रेन। और थर्ड फॉर्म भी जो वर्ब की होती है वो भी एडजेक्टिव होती है। अपन कहो बर्न्ट ट्रेन मतलब जली हुई ट्रेन, बर्न्ट ट्रेन मतलब जली हुई ट्रेन, मतलब जलने का काम खत्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तभी तो परफेक्ट के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और कॉन्टिन्यूस में एनजी आता है, क्योंकि उसका मतलब होता है अभी तक पूरा काम हुआ नहीं, चल रहा है। बर्निंग ट्रेन जलती हुई ट्रेन, अभी ट्रेन जल रही है, पूरी जली नहीं है। सो राइजिंग इंडिया मतलब बढ़ता हुआ भारत, अभी पूरा बढ़ा नहीं। सो इंडियन फॉर वन ऑफ द दैट पैराडॉक्सेस इज दैट अ ग्लोबली राइजिंग इंडिया इज ऑल्सो अ रीजनली डिक्लाइनिंग पावर, कि विश्व भर में आप बढ़ रहे हो, और जो रीजनल से आपका जो अपना रीजन है उसके अंदर आपकी डिक्लाइनिंग है, उसमें गिरती हुई पावर है, और वर्ड में वो क्या है, बढ़ती हुई पावर है। तो दोनों तरफ देखो, डिक्लाइनिंग और राइजिंग दोनों को कंटिन्यू में किया है। कंप्लीट डिक्लाइन भी नहीं हुए हैं, पहले हमारी ज़्यादा सुनते थे, हमारे नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, अब हमारी कम सुनते हैं। तो धीरे धीरे हमारी रीजनली क्या हो रहा है, हम नीचे गिर रहे हैं, बट ग्लोबली हम क्या हो रहे हैं, पावर में ऊपर जा रहे हैं। वाइल इंडियाज ग्लोबल राइज, इंडिया का जो ग्लोबल राइज जो है, वाइल का मतलब, वाइल तब यूज होता है जब आप दो सिचुएशन को ऐसे पैरेलल रखते हो, फिर उन दोनों को सोचते हो, देखते हो एक साथ।
तो एक सिचुएशन रखी जा रही है, वो फर्स्ट सिचुएशन ये है कि वाइल इंडियाज ग्लोबल राइज, इंडिया का जो ग्लोबल राइज है इज ए फंक्शन ऑफ ग्रोथ, फंक्शन यहाँ पे रिजल्ट का मतलब रख रहा है, इज ए रिजल्ट ऑफ ग्रोथ इन एब्सोल्यूट पावर, मतलब कि इंडिया का जो ग्लोबल राइज है, ये जो विश्व भर में हम छा रहे हैं, वो किसका रिजल्ट है? वो रिजल्ट है हमारी एब्सोल्यूट पावर की ग्रोथ का। एब्सोल्यूट पावर मतलब आपका जो हर एक जो क्षेत्र है उसमें आप ग्रो कर रहे हो। तो आपकी मिलिट्री भी ग्रो कर रही है, पाकिस्तान में काउंटर स्ट्राइक कर रहा है, और आपका इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आपका मेडिकल फील्ड ग्रो कर रहा है ना, आप नई नई टेक्नोलॉजी भी ला रहे हो, एआई आया है तो आपने भी सॉफ्टवेयर बनाए, आपके भी रोबोट आ रहे हैं। सो आपकी एब्सोल्यूट पावर जो है उसमें जो ग्रोथ आई है उसका रिजल्ट है कि आपका ग्लोबल राइज हुआ है। ये पर्टिकुलर फर्स्ट सिचुएशन है। पीयर एकोमोडेशन, पीयर मतलब इक्वल, पीयर टू पीयर होता है, पी टू पी बोलते हैं उसको, मतलब इक्वल, इसने इसको दिया इसने इसको दिया, पीयर टू पीयर चलता है वो। सो पीयर एकोमोडेशन मतलब एग्रीमेंट, आपके जो साथ वाले जो कंट्रीज हैं वो कंट्रीज क्या कर रही है, वो भी इसको अकोमोडेट करती है, एग्रीमेंट में है कि हाँ भाई तुम्हारे पास जो है वो, हाँ ठीक है पावर है, आप ऊपर बढ़ रहे हैं। अ कंड्यूसिव कैहोटिक इंटरनेशनल सिचुएशन, कंड्यूसिव मतलब फेवरेबल, जैसे मैं कहूँ कि लाइब्रेरी का जो एनवायरनमेंट होता है वो क्या किसका कंड्यूसिव होता है कि नींद आ जाती है, सो कंड्यूसिव टू स्लीप, मतलब एक ऐसी जो जिसको उसके लिए फेवरेबल है, नींद के लिए लाइब्रेरी फेवरेबल, मतलब ऐसे कहा जाए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो ऑफकोर्स नहीं होता है, दे वर्क हार्ड देयर। सो कंड्यूसिव मतलब फेवरेबल, कैओटिक मतलब ऐसे कैओस क्रिएट कर देते हैं, अनकंट्रोल्ड, कंट्रोल नहीं हुआ। इंटरनेशनल सिचुएशन, इट्स वेनिंग मतलब डिक्रीजिंग रीजनल इन्फ्लुएंस इज कॉज्ड बाय डिमिनिशिंग डिक्रीजिंग रिलेटिव पावर vis-a-vis in comparison with China, लॉस ऑफ प्राइमेसी सुप्रीमेसी, अभी पूरा बताऊंगा, एक बार पढ़ लो, लॉस ऑफ प्राइमेसी मिस सुप्रीमेसी, वर्ड को एक बार देख लो, सुप्रीमेसी इन साउथ एशिया एंड फंडामेंटल चेंजेस इन साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स। भी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वायल करके दो सिचुएशन क्रिएट करी है, इसने कहा कि वायल एक तरफ इंडिया का ग्लोबल राइज हो रहा है जो कि रिजल्ट किसका है, ग्रोथ इन एब्सोल्यूट पावर, कि आपकी हर एक फील्ड जो है वो अच्छी ग्रोथ कर रही है, इस वजह से आपको एक ग्लोबल राइज मिला है। सेकंड ग्लोबल राइज किसका है, पीयर एकोमोडेशन, आपकी और जो अदर कंट्रीज है जैसे यूएस हो गया, ये भी मानता है कि इंडिया जो है वो अब ग्लोबल पावर बनने वाला है, अदर कंट्रीज भी है जो मान रही है, तो पीयर टू पीयर चलता है, कंट्री टू कंट्री, कंप्यूटर टू कंप्यूटर होता है तो पी टू पी बोलते हैं, बिजनेस में भी पी टू पी होता है, तो एक कंपनी से दूसरी कंपनी, तो पीयर टू पीयर, लाइक पीयर एकोमोडेशन, इक्वल एकोमोडेशन है, एग्रीमेंट है, सब मान रहे हैं। एंड अ कंड्यूसिव फेवरेबल कैहोटिक मतलब अनकंट्रोल्ड इंटरनेशनल सिचुएशन, कि ऐसी फेवरेबल अनकंट्रोल्ड इंटरनेशनल सिचुएशन मिल गई आपको कि इंटरनेशनली अभी एक कैओस क्रिएट हो रखा है, एक अनकंट्रोल सिचुएशन हो रखी है कि भाई चाइना भी, चाइना के सारे दुश्मन बने बैठे हैं, उधर इसराइल के तरफ वॉर चल रही है, फिर रशिया भी वॉर के अंदर है, अमेरिका जो यूएस है उसको भी लोग फेवरेबल मतलब नहीं मान रहे हैं। तो ऐसी क्या है, ये अनकंट्रोल इंटरनेशनल सिचुएशन है जो इंडिया के लिए क्या फेवरेबल है। तो ये फर्स्ट सिचुएशन है। सेकंड सिचुएशन कह रहा है इट्स इंडिया की वेनिंग मतलब डिक्रीजिंग, वेनिंग मतलब डिक्रीजिंग, वेन मतलब WANE, वेन मतलब डिक्रीज, डिक्रीजिंग रीजनल इन्फ्लुएंस। दूसरी तरफ ये कह रहा है, एक तरफ कह रहा है कि आपकी ग्रोथ हो रही है, सारी कंट्रीज आपको मान रही है, प्लस इंटरनेशनल अभी सिचुएशन भी ऐसी बनी हुई है जो आपके फेवर में है, लेकिन इट्स वेनिंग रीजनल इन्फ्लुएंस, आपका जो इंडिया, इट्स यहाँ पे किसके लिए, इंडिया का, इंडियाज डिक्रीजिंग रीजनल इन्फ्लुएंस, आपका जो रीजनल इन्फ्लुएंस है, गिरता हुआ रीजनल इन्फ्लुएंस है, वो किसका कारण बन रहा है, इज कॉज्ड बाय, वो किससे बना है, डिक्रीजिंग रिलेटिव पावर, वो इसलिए बना है क्योंकि कुछ ऐसी कंट्रीज है जो डिक्रीज कर रही है, वो क्या है, इन कंपैरिजन विद चाइना, विज़ावी मतलब इन कंपैरिजन विद चाइना, मतलब आपका रीजनली तो इसलिए जा रहा है क्योंकि आपके पास ऐसी कंट्री है जो चाइना है, इसकी वजह से आपको जा रहा है। और इन विज़ावी चाइना एक एग्जांपल है, इन कंपैरिजन विद चाइना और भी बहुत हो सकती है। लॉस ऑफ प्राइमेसी, लॉस ऑफ सुप्रीमेसी इन साउथ एशिया, एक टाइम में आपकी साउथ एशिया में सुप्रीमेसी होती थी, वो भी चली गई। एंड फंडामेंटल चेंजेस इन साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स जो है साउथ एशिया की, जियोग्राफी और पॉलिटिक्स जब दोनों जुड़ जाती है देन जियोपॉलिटिक्स बन जाता है। तो साउथ एशिया की जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें फंडामेंटल चेंजेस हो गए हैं, जो बेस जो था वही चेंज हो गया है। तो आप जो पहले सोचते थे जिस तरीके से
अपन गुटनिरपेक्ष मानते थे, अब गुटनिरपेक्ष वाला इतना चलता नहीं है, आपको कुछ ना कोई साइड तो लेनी पड़ेगी। तो वो यहाँ पर ये कह रहा है कि एक तरफ जो है वो फेवरेबल कैओटिक सिचुएशन है, आपके जो अदर कंट्रीज है वो सपोर्ट कर रही है, आपका खुद का एब्सोल्यूट पावर है, इस वजह से आपको ग्रोथ पाई है, लेकिन आपका रीजनल जो है वो चला गया, क्योंकि कुछ तो ऐसी पावर है आपके सामने, चाइना वाइना। दूसरा, साउथ एशिया जो है उसमें सुप्रीमेसी आपने खो दी है। और थर्ड जो है वो ये है कि साउथ एशियन जियोपॉलिटिक्स जो है वो फंडामेंटली चेंज हो चुकी है, बेस उसका चेंज हो रहा है। इंडियाज एग्रीगेट, एग्रीगेट मतलब टोटल कंप्लीट, अपने कहते हैं एग्रीगेट मार्क्स कितने हुए हैं, टोटल बता दो। सो इंडियाज एग्रीगेट पावर, कुल मिला के जो इंडिया की जो पावर है, हैज ग्रोन, वो बढ़ी है ओवर द पास्ट 2 डेकेड्स, है ना, डेकेड मतलब 20 साल, 1 होता है 10 का, तो 2 हो गए अपने 20 के। तो 20 साल में जो इंडिया की जो ओवरऑल जो पावर है, ओवरऑल पर्टिकुलर नहीं कह रहा है, ओवरऑल जो है एग्रीगेट जो है वो बढ़ी है। एविडेंट इन रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, ऑब्वियस हुआ है ये पावर, कहाँ ऑब्वियस है, कहाँ दिख रही है, एविडेंस होते हैं ना, एविडेंस क्या होते हैं, जो सामने दिख जाते हैं, एविडेंस वही होता है जो दिखता है, जो दिखता नहीं वो एविडेंस कैसे होगा। तो जो दिख गया वो एविडेंस है, उसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, एविडेंट। एविडेंट मतलब ऑब्वियस, जो सामने सामने दिख जाए। सो ऑब्वियस कहाँ है ये, कि एक तो आपकी रोबस्ट, रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ी है, एंड लार्ज यंग डेमोग्राफी, आपकी डेमोग्राफी क्या है, लार्ज है, यंग डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मतलब आपके जितने भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितने बर्थ हुए, कितनी डेथ हुई, है ना, और कितनी डिजीजेज आपको फेस करनी पड़ी पॉपुलेशन को, इन सब का जो कैलकुलेटिव जो आता है वो डेमोग्राफी होता है। तो ये जो इसने यहाँ पे कहा था ना एब्सोल्यूट पावर, वो उसी को यहाँ पर वो बता रहा है कि आपकी एब्सोल्यूट पावर देखो, आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ी है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, आपकी लार्ज यंग डेमोग्राफी है, ठीक है। इट्स इंक्लूजन इन की, इट्स किसके लिए, इंडिया के लिए आ रहा है। इंडियाज इंक्लूजन, इंडिया जो इंक्लूड हुई है, कहाँ इंक्लूड हुई है, इन की पॉलिटिक, की ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, की मतलब इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में भी इंडिया जो है वो इंक्लूड हुआ है। तो उसका इंक्लूजन, इंडिया का इंक्लूजन, इंडिया का शामिल होना एक ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में, कौन से ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, सच एज, एग्जांपल देने के लिए सच एज आता है, सच एज द G20, देखो G20 एक पर्टिकुलर ग्रुप है, उससे पहले आर्टिकल दी लगा है, द G20 as an invitee at G7 meetings and active participation in multilateral, multilateral मतलब जो 3+ हो जाता है उसको multilateral बोलते हैं। जो यूनिलेटरल में 1 होता है, क्योंकि यूनि का मतलब ही 1 होता है, बायलेटरल में 2 होता है, क्योंकि उसका मतलब होता है बाय मीन्स 2, एंड मल्टीलेटरल में फिर 3+ हो जाते हैं, वो ट्राइलेटरल जो होता है वो 3 हो जाएगा, एंड देन मल्टीलेटरल जो होगा उसमें 3+ आ जाएंगे। सो ये कह रहा है कि एन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन मल्टीलेटरल ग्रुप्स such as the Quad, BRICS and the Shanghai Cooperation Organization further highlight, अब यहाँ पे उसने कहा ना कि its inclusion further highlight its geopolitical significance, इंडिया का जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस को यानी इंपॉर्टेंस को और हाईलाइट करता है, एंड पावरफुल प्रेजेंस ग्लोबली हाईलाइट करता है। पहले यहाँ तक देख लेते हैं। इट्स इंक्लूजन, इंडिया का इंक्लूजन जो है कहाँ हुआ है, इन की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, की ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में हुआ है, बहुत अच्छे ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, इंपॉर्टेंट ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, वहां पर हम जो है वो हमको शामिल किया गया है, सच एज जैसे कि द G20 एज एन इनवाइटी एट G7 मीटिंग्स, G7 मीटिंग्स में, यहाँ पर द नहीं लगा क्योंकि मीटिंग्स है, ठीक है ना, मीटिंग्स के लिए बात कर रहा है, G7 के बारे में बात नहीं कर रहे थे, यहाँ द की जरूरत नहीं है। और मीटिंग्स प्लूरल कर दी, सारी मीटिंग आ गई तो पर्टिकुलर वो भी नहीं है, प्लूरल जब सबको शामिल करता है तो आर्टिकल द नहीं लगता। सो एज द G20 एज एन इनवाइटी एट G7 मीटिंग, G7 मीटिंग में हमको एज ए इनवाइटी बुलाते हैं, मतलब आप आओ देखो शामिल हो, बट आप मेंबर नहीं हो, G20 के अंदर हम बुलाए गए हैं। एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन मल्टीलेटरल ग्रुप्स, और हमारा एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है कहाँ, मल्टीलेटरल ग्रुप्स के अंदर, जिनके अंदर 3 से ज्यादा कंट्रीज होती है, जैसे क्वाड हो गया, ब्रिक्स हो गया, एंड शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ये सब जो हमारा इंक्लूजन है इन सब के अंदर, ये फर्दर हाईलाइट करता है और आगे बढ़ाता है किसको, और आगे हाईलाइट करता है। फर्दर हाईलाइट मतलब अब तक हमारी ग्रोथ को हाईलाइट किया गया है, लेकिन हमारी अब तक की ग्रोथ कहाँ से हाईलाइट हुई थी, इन सब में। हमने यहाँ ग्रोथ करी, मिलिट्री कैपेबिलिटी बताई, लार्जली यंग डेमोग्राफी बताया, ये सब बताया, प्लस ये जो ये तो क्या था, डोमेस्टिकली था, ये हमने घर के अंदर किया जो भी किया, ये इंटरनेशनली है। तो ये इंटरनेशनली मतलब अब फर्दर हाईलाइट करेगा, और ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, क्या हाईलाइट कर रहा है, इंडियाज जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, कि हम जो है वो जियोपॉलिटिकल, राजनीतिक प्लस भौगोलिक जो हमारी सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है, और हमारी पावरफुल प्रेजेंस जो है वो क्या हो रही है, ग्लोबली शामिल हो रही है।
उसको, हमारी पावरफुल प्रेजेंस जो ग्लोबली है उसको, और हमारी जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है उसको फर्दर हाईलाइट करता है। इवन इफ इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इवन इफ, इसके बावजूद भी, कि इट मतलब इंडिया, इसके बावजूद भी कि जो इंडिया है इज नॉट अ मेंबर, वो मेंबर नहीं है ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का वो मेंबर नहीं है, और ऑफ कोर्स नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो हमारी इतनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, देयर इज अ लॉट मोर पीयर अकोमोडेशन ऑफ, एक्सेप्ट फ्रॉम चाइना ऑफ कोर्स, ये ऑफ दो बार आ गया, न्यूज़पेपर में भी दो बार है, देयर इज अ लॉट मोर पीयर अकोमोडेशन ऑफ इंडियाज क्लेम्स टू बी अ ग्लोबली सिग्निफिकेंट पावर, देयर इज अ लॉट मोर पीयर अकोमोडेशन, और बहुत सारी पीयर आ रहा है कंट्रीज के लिए, बहुत सारी कंट्रीज है जो क्या कर रही है, एग्रीमेंट में आ रही है इंडिया के साथ, एक्सेप्ट फ्रॉम चाइना ऑफ कोर्स, चाइना तो नहीं आएगी ऑफ कोर्स, सबको ही पता है। इंडियाज क्लेम्स, देयर इज ए लॉट मोर पीयर अकोमोडेशन ऑफ इंडियाज क्लेम, किसको लेकर के एग्रीमेंट हो रहा है, इंडिया के उस क्लेम को लेकर के एग्रीमेंट हो रहा है कि इंडिया टू बी अ ग्लोबली सिग्निफिकेंट पावर, ग्लोबली इंपॉर्टेंट पावर बनने वाली है, इसको लेकर के सारी कंट्री, सारे देश मान रहे हैं, एक्सेप्ट फ्रॉम चाइना ऑफ कोर्स। इंडियाज ग्लोबल राइज इज ऑल्सो एडेड, मीन्स हेल्प्ड, इंडिया का जो ग्लोबल राइज है, इंडिया का जो विश्व भर के अंदर जो ग्लोबल राइज है, इज ऑल्सो, वो एडेड है, हेल्प्ड है बाय ग्रोइंग इंटरनेशनल अटेंशन, बढ़ता हुआ इंटरनेशनल अटेंशन। अगेन देखो आईएनजी एडजेक्टिव का काम करता है, ग्रोइंग किसके लिए आ रहा है, अटेंशन के लिए आ रहा है, कैसा है, इंटरनेशनल अटेंशन है जो कि बढ़ रहा है। सो ये जो इंडिया का जो ग्लोबल राइज है उसको मदद कौन कर रहा है, उसकी मदद किसके द्वारा की जा रही है, ग्रोइंग इंटरनेशनल अटेंशन के द्वारा, बाय मतलब उसके द्वारा की जा रही है, ऑन द इंडो पैसिफिक, अटेंशन किसकी तरफ, ऑन द इंडो पैसिफिक, यानी कि इंडो पैसिफिक पर पूरा इंटरनेशनल अटेंशन जा रहा है, इंडो पैसिफिक जो एरिया है उस पर इंटरनेशनल अटेंशन जा रहा है, और इस वजह से इंडिया की तरफ जो है लोगों का भी, कंट्रीज का भी ध्यान जा रहा है, और इससे इंडिया का ग्लोबल राइज हो रहा है, क्योंकि इंडो पैसिफिक में इंडिया को तो आप शामिल करोगे, उसके बिना काम ही नहीं चलेगा, तो शामिल करना पड़ता है, जैसे शामिल करते हैं उनको पता चल जाता है कि चाइना जो है वो घेर रहा है इंडिया को, और फिर इंडिया के लिए हेल्प करते हैं, तो ये चीजें अपने आप ही एक के साथ एक चलती होने लग जाती है। और इंडो पैसिफिक क्या है, अ थिएटर दैट इज पिविटल इंपॉर्टेंट टू ग्लोबल स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल होना, ना ज्यादा इधर झुकना ना ज्यादा उधर झुकना, स्थायित्व जिसको बोलते हैं, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी, वेयर इंडिया हैज अ सेंट्रल पोजीशन, इंडिया क्या है, सेंट्रल पोजीशन कैरी करता है, मिड में है सबके, ज्योग्राफिकली एंड अदरवाइज, ज्योग्राफिकली भी इंडिया जो है वो इंडो पैसिफिक में सेंट्रल में है, और अदरवाइज और भी अगर आप देखो, इकोनॉमी देख लो और अदर एस्पेक्ट्स देख लो, तो आपको इंडिया को सेंटर में रखना ही पड़ेगा। तो ये कह रहा है कि इस जो इंडो पैसिफिक जो एरिया है वो एक ऐसा थिएटर है, थिएटर मतलब इस, एक थिएटर होता है ना जहाँ पर बहुत सारी कुछ हरकतें होती है, नाटक होते हैं, तो वो एक थिएटर बन चुका है इंडिया, सॉरी इंडो पैसिफिक एरिया जो है वो एक थिएटर बन चुका है जहाँ पर सारे जने आके अपना अपना एक्ट प्ले कर रहे हैं। सो एक ऐसा थिएटर है इंडो पैसिफिक एरिया, एंड अ थिएटर दैट इज पिविटल, एक ऐसा इंपॉर्टेंट थिएटर है, और पिविटल किस लिए है, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए, कि आज के टाइम में अगर ग्लोबली आपको स्टेबल रहना है, सारी कंट्री चाहे कि ग्लोबली स्टेबिलिटी रहे, स्थायित्व तो बना रहे, कोई एक कंट्री की तरफ ज्यादा झुकाव नहीं रहे, तो इंडो पैसिफिक को ध्यान में रखना ही पड़ेगा। इंडो पैसिफिक जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, अगर आप भली चाहे आप 7 समंदर पार यूएस ही क्यों ना हो, ध्यान रखना पड़ेगा अगर स्ट्रेटेजी स्टेबिलिटी चाहिए तो। और यहाँ पे वेयर इंडिया हैज अ सेंट्रल पोजीशन, वेयर किसके लिए आ रहा है, इस इंडो पैसिफिक एरिया के लिए आ रहा है, वेयर इंडिया हैज अ सेंट्रल पोजीशन ज्योग्राफिकली एंड अदरवाइज, इंडिया की सेंट्रल पोजीशन कहाँ है, ज्योग्राफिकली भी और अदरवाइज भी। देखो कई बार क्या होता है ना कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, तो ये जो वेयर जो इंडो पैसिफिक के लिए था वो कितना दूर हो गया, क्यों दूर हो गया, क्योंकि आपको ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी थी, आपको बताना था कि पैसिफिक जो है वो क्या है, एक ऐसा थिएटर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए। तो अब इंडिया इंडो इंडो पैसिफिक के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है, और फिर WH वर्ड वाला एक क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज, तो आप पहले इन्फॉर्मेशन दे दो और रिलेटिव क्लॉज कॉमा के बाद लगा दो, तो रिलेशन अपने आप ही बन जाता है। ये नहीं हो सकता कि आप पहले रिलेटिव क्लॉज लगा दो और फिर ये इन्फॉर्मेशन दे दो,
रिलेटिव क्लॉज तो फिर भी भली चाहे दूर हो अपना रिलेशन बना लेगा, लेकिन ये इस टाइप की जो फ्रेजेज होती है जिसमें कोई रिलेटिव क्लॉज नहीं होता, रिलेटिव क्लॉज WH वाला होता है, इसमें कहीं रिलेटिव क्लॉज नहीं है, तो इसको फिर आपको यहीं रखना पड़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि कई बार ये इन्फॉर्मेशन जो होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस वाली होती है बजाय इस इन्फॉर्मेशन के, या ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है, ये अ थिएटर दैट इज पिविटल, जो इसको और ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दे, तो पहले ये आए, इस वजह से भी पहले रखते हैं। तो रीजन होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं जिस वजह से ऐसा किया जाता है। देन एक्सट्रेनियस फैक्टर मतलब इररेलेवेंट, जिसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, जिसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, जो मुद्दा चल रहा है उससे हटके जो बात होती है, एक्सट्रेनियस फैक्टर क्या है। डिस्पाइट दिस ग्लोबल राइज, जितने भी ग्लोबल राइज हो रहा है सारी बातें एक्सेप्ट कर ली, लेकिन इसके बावजूद भी, डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद भी, पैराडॉक्सिकली एंड वरिंगली, पैराडॉक्सिकली मतलब आप जो कह रहे हो उसका ही कॉन्ट्राडिक्टरी बात बोल रहे हो, और वरिंगली और चिंता की बात भी है, इंडिया इन्फ्लुएंस इज डिक्लाइनिंग, इंडिया का इन्फ्लुएंस गिर रहा है इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में गिर रहा है। तो बात हुई ना अभी यहाँ पे, बहुत ग्लोबली हम आ रहे हैं, हम सेंटर में बैठे हैं, इंडो पैसिफिक पे ध्यान देना पड़ेगा, हमारी इकोनॉमी सब सही है, तो पॉजिटिव था। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इन सब के बावजूद भी इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है इज डिक्लाइनिंग इन साउथ एशिया, इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है वो साउथ एशिया में गिर रहा है। कब? व्हेन कंपेयर्ड, जब कंपेयर किया जाए, टू इंडियाज इन्फ्लुएंस, इंडिया के उस इन्फ्लुएंस से, इन द रीजन, इस रीजन में, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर का टाइम जब था तब हमारा जो इन्फ्लुएंस था इस रीजन में, उससे जब हम कंपेयर करते हैं, और इन कंपैरिजन टू, और किसके कंपैरिजन में? टू चाइनाज इन्फ्लुएंस इन द रीजन टुडे, और आज चाइना को जो इन्फ्लुएंस है इस रीजन में, अगर दोनों को कंपेयर करें, समझ रहे हो, ये वो साउथ एशिया का रीजन है, साउथ एशिया का रीजन है, इसमें टुडे इंडिया का इन्फ्लुएंस, आई, चाइना का इन्फ्लुएंस CI, और 1990s के आसपास इस साउथ एशिया में इंडिया का इन्फ्लुएंस। तो इस साउथ एशिया में 1990 में हमारा जो इन्फ्लुएंस था उसका जब हम आज के हमारे इन्फ्लुएंस से कंपेयर करें, या आज के इन्फ्लुएंस को आज के चाइना के इन्फ्लुएंस से कंपेयर करें, तो हम दोनों ही मामले में क्या हैं? कम हैं। दोनों ही मामले में क्या है? कम है। इंडियाज पावर एंड इन्फ्लुएंस इन द रीजन हैज शार्पली डिक्लाइन, अच्छी खासी गिर गई है, शार्पली, सीधी सीधी गिर गई। तो पहले 90s के आसपास जब कोल्ड वॉर था उससे पहले हमारा अच्छा था, कोल्ड वॉर के बाद आज हम कम हैं, और आज के हम और आज के चाइना भी हम कम है। दिस कंपैरेटिव डिक्लाइन, ये जो कंपैरेटिव डिक्लाइन आया है, नॉट एन एब्सोल्यूट वन, ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये पूरा नहीं है, हम ऐसा नहीं है कि यही सब कुछ है, नॉट एन एब्सोल्यूट वन, कॉज्ड बाय, किसका कारण, किसकी वजह से हुआ है? कॉज्ड बाय सेवरल एक्सट्रीनियस फैक्टर, बहुत सारे एक्सट्रीनियस फैक्टर है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो इररेलेवेंट हैं लेकिन उन्होंने हमको नुकसान पहुंचा दिया। विल हैव एन इम्पैक्ट, अब ये विल हैव एन इम्पैक्ट किसके लिए आया? इस कंपैरेटिव डिक्लाइन के लिए आया। ये कह रहा है कि कंपैरेटिव जो डिक्लाइन हुआ है हमारा, नॉट एन एब्सोल्यूट वन, एक बार इसको तो हटा देते हैं, नॉट एन एब्सोल्यूट मतलब ये कंप्लीट यही नहीं है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, या ऐसा ही नहीं है कि ऐसा ही है, नॉट एन एब्सोल्यूट वन। दिस कंपैरेटिव डिक्लाइन कॉज्ड बाय सेवरल एक्सट्रीनियस फैक्टर, इसको भी एक बार हटा दो। ये जो डिक्लाइन है वो बहुत सारे ऐसी वजहों से हुआ है जो कि इररेलेवेंट है इस मुद्दे से, लेकिन द कंपैरेटिव डिक्लाइन विल हैव एन इम्पैक्ट, वो क्या करेगा? एक इम्पैक्ट रखेगा, एक इफेक्ट रखेगा, एक प्रभाव रखेगा ऑन इंडियाज ग्लोबल पोजीशन ओवर टाइम, आने वाले टाइम में, ओवर टाइम मतलब आने वाले टाइम में इंडिया की ग्लोबल पोजीशन पे इम्पैक्ट रखेगा, प्रभाव रखेगा। ये जो हमारा अभी डिक्लाइन हो गया है, यानी कि आने वाले 10-20 सालों के अंदर जो अभी हम बात बोल रहे हैं वो अपने पीक पर जाए उससे पहले ही वापस उसका डाउनफॉल आ सकता है। क्यों? क्योंकि कुछ एक्सट्रीनियस फैक्टर हैं जो इररेलेवेंट फैक्टर हैं। पैराडॉक्सिकली अगेन, सम ऑफ द फैक्टर्स, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं दैट हैव लेड, जो लेके आए हैं, टू द डिक्लाइन, डिक्लाइन तक लेके आए हैं, ऑफ इंडियन इन्फ्लुएंस, इंडियन इन्फ्लुएंस को इन द रीजन, इस रीजन में, आर ऑल्सो द रीजन, वो भी कारण बन रहे हैं बिहाइंड इंडियाज ग्लोबल प्रोमिनेंस, यानी इंपॉर्टेंस। देखो पैराडॉक्स हो गया ना, ये कह रहा है कि सम ऑफ द फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अपन मानते हैं बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इन बहुत सारे फैक्टर्स में से कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, सम ऑफ द फैक्टर्स दैट हैव लेड टू द डिक्लाइन ऑफ इंडियन इन्फ्लुएंस, जो इंडिया के इन्फ्लुएंस को डिक्लाइन कर चुके, डिक्लाइन तक लेके आए, लीड करना, उससे लेड बनाए,
कि इंडिया के जो इन्फ्लुएंस है उसको डिक्लाइन तक लेके आए इस रीजन में, वो भी कारण बन रहे हैं, आर ऑल्सो द रीजंस बिहाइंड इंडियाज ग्लोबल प्रोमिनेंस, यानी कि ग्लोबल इंपॉर्टेंस। उन्हीं की वजह से इंडिया क्या हो रहा है, प्रोमिनेंट भी बन रहा है, इंपॉर्टेंट भी बन रहा है। तो पैराडॉक्स हो गया कि जिसने गिराया वही उठा कैसे रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग, द अमेरिकन विड्रॉल फ्रॉम द रीजन and China filling that power vacuum have been disadvantageous to India। कि अमेरिकन विड्रॉल फ्रॉम द रीजन, कि साउथ एशिया से जो है वो अमेरिका ने अपना विड्रॉल कर लिया, अफगानिस्तान से चला गया। अमेरिका का चला विड्रॉ करते हैं अपन मनी, वैसे अमेरिका ने विड्रॉ कर दिया फ्रॉम द रीजन, इस रीजन से, साउथ एशियन रीजन से चला गया। एंड चाइना फिलिंग दैट पावर वैक्यूम, और चाइना ने क्या है उस पावर वैक्यूम को, उस निर्वात को, उस खाली जगह को भर दिया। और इन दोनों एक्शंस ने हैव बीन डिसएडवांटेजियस टू इंडिया, ये दोनों एक्शन जो है वो भारत के लिए क्या रहे हैं, डिसएडवांटेजियस रहे हैं। अब देखो आप वाइल रीडिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड और मस्ट हाईलाइट दीज थिंग्स। डिसएडवांटेजियस टू, इसको लिख लिया करो। लेड टू आता है जब वहां तक पहुंचा जाता है, ये हमारे तक आ रहा है कि डिसएडवांटेजियस टू इंडिया। और लेड टू ए टू बी, गिव दिस टू मी। डेस्टिनेशन जो होता है ना वो टू के बाद आता है, गिव दिस टू मी। कोई बस है अगर आगरा से भोजपुर जाएगी तो आगरा टू भोजपुर। डिसएडवांटेजियस टू इंडिया, डिसएडवांटेज का डेस्टिनेशन कौन है, हम है। लेड टू द डिक्लाइन, इस कहां तक लेके जा रहा है, डिक्लाइन तक लेके जा रहा है। टू आता है डेस्टिनेशन के लिए, कहां तक जाएगा। बट लेकिन दैट इज एट द सेम टाइम, साथ साथ में दैट इज, ये जो भी बात ऊपर बताई गई थी अभी, दैट इज अ मेजर रीजन, ये बहुत बड़ा रीजन है व्हाई द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इट्स अलाइज आर कीन टू accommodate India's global interests, including in order to push back China in the region। इसने कहा ना पहले कि जिन वजहों से हम चले गए, हमको डिक्लाइन मिल रहा है, वही वजह हमारी प्रोमिनेंस भी बन रही है, ग्लोबल इंपॉर्टेंस भी बन रही है। तो यहाँ ग्लोबल इंपॉर्टेंस का मतलब ऑथर का ये नहीं है कि हमने कुछ ऐसा कर दिया, यहाँ ग्लोबल इंपॉर्टेंस का मतलब ऑथर का ये है कि कुछ ऐसी वजह हो गई है जिसकी वजह से हमको नुकसान हुआ है, और इस वजह से अदर जो कंट्रीज है, यानी कि जो डोमिनेंट कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनकी नजर हम पर आई है और अब वो हमको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। जैसे कि अमेरिका चला गया, चाइना ने वो वैक्यूम फिल कर दिया, और इस वजह से जो ये जो अमेरिका है, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स है, और उसके जो संगी साथी हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कीन टू, वो तत्पर हैं एकोमोडेट करने के लिए इंडिया के ग्लोबल इंटरेस्ट को, सपोर्ट करने के लिए इंडिया के ग्लोबल इंटरेस्ट को, इंक्लूडिंग, जिसमें क्या इंक्लूड है, इन ऑर्डर टू पुश बैक चाइना इन द रीजन। वो खुद भी ये चाहते हैं कि चाइना जो है इस रीजन से चला जाए, क्योंकि अमेरिका चला गया, चाइना आ गया, चाइना ने वो वैक्यूम फिल कर लिया। अब अमेरिका को लग रहा है यार ये तो गलती हो गई, तो चाइना आ गया, तो अब क्या करें। तो वो कह रहे हैं कि चलो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, इंडिया को सपोर्ट करेंगे तो इंडिया फिर भी ठीक है, चाइना पे भरोसा नहीं किया जा सकता। सो ये कह रहा है बट लेकिन दैट इज अ मेजर रीजन, दैट इज मतलब चाइना फिलिंग द वैक्यूम, the power vacuum, China's filling the vacuum, filling the power vacuum is the major reason कि यूनाइटेड स्टेट क्या कर रहा है और उसके अलाइज क्या कर रहे हैं कि इंडिया को अकोमोडेट करने को तैयार हैं, उसके इंटरेस्ट को जो है वो फुलफिल करने को तैयार है। इन द केस ऑफ द इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक के केस में वाइल आते मान लिया करो दो चीज आने वाली, वाइल इंटरेस्ट इन द इंडो पैसिफिक हैज इंक्रीज्ड India's global prominence as an indispensable Indo-Pacific power, New Delhi's focus on the great power balance in the Indo-Pacific may have stretched New Delhi a bit too thin. That means overextended, इतना ज्यादा खींच लिया कि खुद से नहीं संभल रहा, in the continental neighborhood। ये कह रहा है कि in the case of the Indo-Pacific, Indo-Pacific के केस में while फर्स्ट सिचुएशन क्या है, while इंटरेस्ट इन द इंडो पैसिफिक हैज इंक्रीज, कि जो इंडो पैसिफिक में जो इंटरेस्ट है वो बढ़ा है। इंडियाज ग्लोबल प्रोमिनेंस एज एन इंडिस्पेंसिबल इंडो पैसिफिक पावर, इंडिया की जो ग्लोबल विश्व भर में प्रोमिनेंस है, इंपॉर्टेंस है,
एज एन इंडिस्पेंसिबल, इंडिस्पेंसिबल वो होता है जिसको आप भूल नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते, वो रहेगा। इंडिस्पेंसिबल इंडो पैसिफिक पावर, इंडिया की जो है वो इंडिस्पेंसिबल इंडो पैसिफिक पावर है कि इसको आप छोड़ नहीं सकते, इसकी पावर इंडो पैसिफिक में है, इंडिया की है। इन सब को ध्यान में रखते हुए, इन सब के इंक्रीज को ध्यान में रखते हुए, न्यू दिल्ली का जो फोकस है, न्यू दिल्ली मतलब भारत, यहाँ पे न्यू लिटरेरी डिवाइस होती है एक मिटोनिमी, जब आप किसी ऐसी एक ऐसे वर्ड को यूज करते हैं जो रिप्लेस कर देता है अदर वर्ड को, जैसे यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट है, उसको किसने रिप्लेस कर दिया, न्यू दिल्ली ने, तो ये मिटोनिमी है। सो न्यू दिल्ली जो है उसका जो फोकस है वो ऑन द ग्रेट पावर बैलेंस, कि हम इंडो पैसिफिक एरिया में बहुत बड़ा पावर बैलेंस लाके रहेंगे, अब हमारी तरफ झुक जाएगा, हम पावर बैलेंस बना देंगे। इस फोकस ने, ये जो फोकस है, मे हैव स्ट्रेच्ड न्यू दिल्ली, इस फोकस ने न्यू दिल्ली को खींच दिया, इतना खींच दिया कि वो टू थिन हो गया, एकदम पतला सा हो गया। नहीं होता आप किसी रबड़ को खींचते तो वो पतला हो जाता है, ओवर एक्सटेंडेड कर दिया है। मतलब न्यू दिल्ली ने अपने आप को इतने मामलों में शामिल कर लिया है कि वो इतना खींच गई है इन मामलों में कि अब उससे खुद से नहीं संभल रहे। यू स्ट्रेच और यू स्प्रेड योर सेल्फ टू थिन का मतलब आप बहुत ज्यादा मामलों में शामिल हो जाते हो, फिर आपसे वो चीजें संभलती नहीं है। और ये किस मामले में, इन द कॉन्टिनेंटल नेबरहुड, कॉन्टिनेंटल के नेबरहुड मतलब श्रीलंका के अंदर भी आ रहे हैं, म्यांमार में भी आ रहे हैं, इधर नेपाल, इधर भूटान, उधर अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान, सब मामले में अपन ने जो है वो अपने आप को स्ट्रेच कर लिया है। और इसका मतलब ये होता है कि अब हमसे ओवर एक्सटेंडेड हो गया, चीजें संभल नहीं रही है। स्टूडेंट्स को कहा जाता है डू नॉट स्प्रेड योर सेल्फ टू थिन, मतलब आपने रीजनिंग भी स्टार्ट कर दी, मैथ भी कर रहे हो, जीके भी कर रहे हो, इंग्लिश भी कर रहे हो, चारों तरफ से अपने आप को खींच रहे हो, तो यू आर स्प्रेडिंग योर सेल्फ टू थिन, इतना ज्यादा खींच रहे हो कि वो एकदम पतले से हो गया, आपका जो माइंड है वो पतले पतले तार दिख रहे हैं, बस मजबूती नहीं रही। may have stretched New Delhi a bit too thin in the continental neighborhood, continental के continental इंडो पैसिफिक की बात होती है, साउथ एशिया वाला नेबरहुड। इफ इंडियाज ग्लोबल राइज, इंडिया का जो ग्लोबल राइज है, स्टेम्स फ्रॉम मतलब जैसे जड़ से निकलती है ना कोई, जैसे फूटता है वैसे, द रिजल्ट ऑफ इंडिया, वैसे अकेला स्टेम का मतलब तो होता है स्टॉप, है ना, स्टेम द ब्लीडिंग, आप बैंडेड लगाते हो टू स्टेम द ब्लीडिंग, स्टेम द ब्लीडिंग मतलब आपने ब्लीडिंग को रोकने के लिए, बट स्टेम फ्रॉम का मतलब होता है रिजल्ट, वहां से चीज निकल रही है, फूट रही है। इंडियाज ग्लोबल राइज स्टेम्स फ्रॉम द ग्रोथ इन एब्सोल्यूट पावर एंड द जियोपॉलिटिकल चॉइसेस made by the leading powers of the contemporary international system. India's regional decline is a product of the dynamics यानी factors of comparative power and geopolitical choices made by the region's smaller powers. ये कह रहा है कि if, यदि इंडियाज ग्लोबल राइज, अगर इंडिया का जो ये ग्लोबल राइज हुआ है, ये किसका परिणाम है, कि इंडिया के एब्सोल्यूट पावर का, कि इंडिया ने हर एक जो अपनी ब्रांचेज हैं, अपनी इकोनॉमी की फील्ड्स हैं, उन सब में इंप्रूवमेंट ले आए हैं, तो अगर ये उसका परिणाम है, और जियोपॉलिटिकल चॉइसेस का परिणाम है, वो चॉइसेस जो किसके द्वारा बनाई गई थी, मेड बाय द लीडिंग पावर्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल सिस्टम, आज का जो इंटरनेशनल सिस्टम है उसके जो लीडिंग पावर है, यानी कि यूएसए, यूके, इन लोगों की बात हो रही है, अगर उन्होंने ऐसी चॉइस बनाई है कि भाई इंडिया का सपोर्ट करना है, और इंडिया ने भी एब्सोल्यूट पावर दिखाई है उसका सपोर्ट करना, अगर ऐसी बात है तो, इफ अगर ऐसा है तो इंडियाज रीजनल डिक्लाइन, इंडिया का रीजनल जो डिक्लाइन हो रहा है, पहले तो किसकी बात कर रहा था, जो ग्लोबल, इफ वाला जो क्लॉज है वो तो किसकी बात कर रहा है, ग्लोबल की। अगर ग्लोबली ऐसा हो रहा है कि हमारी इंपॉर्टेंस हमारी एब्सोल्यूट पावर की वजह से, और हमारी इंपॉर्टेंस इन जो कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल सिस्टम की जो आज की लीडिंग पावर है, इन कंट्रीज की वजह से हमको अगर ग्लोबली राइज मिल रहा है, तो रीजनल में कहा नुकसान हो रहा है, उसको अब वो नेक्स्ट पैराग्राफ में बता रहा है कि इंडियाज रीजनल डिक्लाइन, इंडिया का जो रीजनल डिक्लाइन है वो किसका कारण बन रहा है, या वो किसका प्रोडक्ट है, इज ए प्रोडक्ट ऑफ द डायनामिक्स, यानी कि फैक्टर्स, जो भी फैक्टर होते हैं उनको डायनामिक बोलते हैं, कि इज ए प्रोडक्ट ऑफ द डायनामिक्स ऑफ, या फैक्टर ऑफ कंपैरेटिव पावर। कंपैरेटिव पावर मतलब आप कंपैरिजन कर रहे हो इसका पावर का उस पावर से, रीजनल तो कंपैरिजन ही चलेगा, हालांकि इंटरनेशनल भी कंपैरिजन चलता है, बट यहाँ पर रीजनल के बारे में बात कर रहा है कि यहाँ पे कंपैरेटिव पावर एंड जियोपॉलिटिकल चॉइसेस, आपकी जो जियोपॉलिटिकल चॉइसेस है उनकी, अब जियोपॉलिटिकल चॉइसेस जैसे यहां पर था ना, जियोपॉलिटिकल चॉइसेस किसकी थी, मेड बाय लीडिंग पावर्स ऑफ कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल सिस्टम, लीडिंग पावर मतलब यूके यूएस वाले, यहां जियोपॉलिटिकल चॉइसेस किसके द्वारा है, मेड बाय रीजनल स्मॉलर पावर्स, यहां पर जो छोटी छोटी जो है ना, जैसे कि
छोटी कंट्रीज जो इसमें साउथ एशिया के अंदर आ रही है, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, म्यांमार, ये लोग किसके पास चले जाएंगे? यहाँ से चीजें बदल जाती है, क्योंकि छोटी कंट्रीज होती है, चाइना जल्दी चला जाता है, उनको लोन देता है और फिर उनको कब्जा कर लेता है। तो ये कह रहा है कि जहाँ ग्लोबली हम ऐसी पावर्स की वजह से, जो कि कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर बैठी है, आज की कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल सिस्टम में लीडिंग पावर है, उसकी वजह से हमको ग्लोबल राइज मिल रहा है, तो रीजनली हम किसकी वजह से नुकसान खा रहे हैं? इन छोटी कंट्रीज की वजह से, स्मॉलर पावर्स की वजह से हमको नुकसान हो रहा है। To overlooking the balancing acts by the region's smaller powers to focus on the great power balancing might become counterproductive, having opposite effect। मतलब कि इस to that extent, इस हद तक, मतलब एक एक्सटेंट ले जाते हुए to that extent, उस हद तक बात की जाए कि भाई किस हद तक कि आपके जो स्मॉलर पावर्स है, ये आपका रीजन में जो आपका बैलेंस है वो बिगाड़ रही है, आपकी पावर को कम कर रही है, जो स्मॉलर पावर्स है। और इस हद तक ओवरलुकिंग, आप ध्यान नहीं दे रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, इग्नोरिंग, आप ओवरलुक कर देना, मतलब जैसे से देयर आर 4 स्टूडेंट्स आर सिटिंग एंड आई जस्ट ओवरलुक देम, दैट मींस क्या हुआ कि मैंने उनमें एक दो पर ध्यान नहीं दिया, ओवरलुक कर दिया, ऊपर से देख लिया, एक दो को देखा बाकी को नहीं देखा, ऐसे। सो ओवरलुकिंग द बैलेंसिंग एक्ट्स बाय द रीजन स्मॉलर पावर, रीजन का जो स्मॉलर पावर्स जो बैलेंस एक्ट बना रही है, जो स्मॉलर पावर्स है वो जो रीजन में बैलेंस बना रही है, उसको ओवरलुक करके ग्रेट पावर बैलेंसिंग पे ध्यान दे रहे हो, बड़ी बड़े कंट्रीज पर ध्यान दे रहे हो, अगर ऐसा कर रहे हो तो ये काउंटर प्रोडक्टिव रहेगा, ये अपोजिट इफेक्ट डाल देगा आपके स्ट्रेटजीज पे। तो बड़े पे ध्यान दे रहे हो, इन पर भी ध्यान दो। ये छोटी छोटी जो कंट्रीज है, ये आपका जो है वो बैलेंस बिगाड़ रही है, आपका ग्लोबल राइज जो है वो कम कर देगी ये आने वाले टाइम पे, ओवर टाइम। द राइज ऑफ चाइना, चाइना का जो बढ़ता हुआ राइज है, एंड व्हाट इंडिया मस्ट डू, ये एक हेडिंग है। जैसे अपनी पहले एक हेडिंग आई थी ना, वैसे ये एक हेडिंग है, और ये बट जो है वो इससे बाद में, ठीक है, ये इस नए पैराग्राफ की हेडिंग है। जैसे एक अपनी अभी अपन ने पढ़ा था, तो उसमें एक हेडिंग थी ना, ये एक्सट्रेनियस फैक्टर्स, फिर इसके बारे में ये था, वैसे ये हेडिंग है, द राइज ऑफ चाइना एंड व्हाट इंडिया मस्ट डू, इंडिया, चाइना का जो बढ़ता हुआ प्रभाव और इंडिया को क्या करना चाहिए। बट द राइज ऑफ चाइना, यहां से अपन स्टार्ट करेंगे, बट द राइज ऑफ चाइना एक्सप्लेन्स, चाइना का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है या जो चाइना की जो बढ़त है, वो ये एक्सप्लेन करती है, एक्सप्लेन्स इंडियाज रीजनल डिक्लाइन, इंडिया का रीजनल क्षेत्र में डिक्लाइन, नीचे गिरता हुआ ग्राफ, इंडियाज रीजनल डिक्लाइन मोर देन एनीथिंग एल्स, इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं करता। चाइना को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि इंडिया क्यों गिर रहा है। टुडे आज इंडिया इज मोर पावरफुल देन इट हैज एवर बीन इन नियरली 2 centuries, मतलब ये कह रहा है कि आने वाली 2 centuries, डेकेड में नहीं, 2 centuries की बात कर ली, 200 साल में इंडिया इज मोर पावरफुल देन इट हैज एवर बीन इन नियरली 2 centuries, 200 साल में जितना पावरफुल रहा उससे आज ज्यादा पावरफुल है। एंड येट, और इसके बावजूद भी, इट इज कंपैरेटिवली स्पीकिंग द वीकेस्ट इट हैज एवर बीन इन हिस्ट्री विज़-अ-वी चाइना, कि लेकिन इसके बावजूद भी इट किसके लिए आ रहा है? इंडिया के लिए, कि इंडिया कंपैरेटिवली अगर देखा जाए, कंपैरिजन किससे? चाइना से कर रहा है, कंपैरेटिवली अगर देखा जाए, कंपैरेटिवली स्पीकिंग सबसे ज्यादा वीकेस्ट है इट हैज एवर बीन, इससे पहले कभी हिस्ट्री में इतना वीक नहीं रहा, किसके रिगार्डिंग, या किसके कंपैरिजन में? चाइना के कंपैरिजन, इंडिया कभी इतना वीक नहीं रहा। फेस्ड विद अ राइजिंग सुपर पावर नेक्स्ट डोर फॉर द फर्स्ट टाइम, फेस्ड विद मतलब किसको फेस कर रहा है इंडिया? एक बढ़ती हुई सुपर पावर को, जो जस्ट उसके गेट के बाहर ही है, नेक्स्ट डोर है, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, क्योंकि इससे पहले कभी इंडिया के आसपास के जितने भी देश थे वो इतने कभी सुपर पावर नहीं बने थे, बट अब चाइना बन रहा है। सो फेस्ड विद अ राइजिंग सुपर पावर, सी ये अभी भी चाइना को भी सुपर पावर राइजिंग मान रहा है, कंप्लीट वो भी इसको भी नहीं मान रहा। तो आपके क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि चाइना को ऑथर ने क्या कंसीडर किया है? सुपर पावर कंसीडर किया है, बढ़ती हुई सुपर पावर कंसीडर किया है, तो राइजिंग सुपर पावर कंसीडर किया है। आप फ्लो में नहीं चले जाना कि चाइना का कंपैरिजन कर रहा है इंडिया से, चाइना को हमेशा बढ़ाया तो ये तो हो गया, ये तो सुपर पावर बन गया, नहीं, राइजिंग सुपर पावर कह रहा है। फेस्ड विद अ राइजिंग सुपर पावर नेक्स्ट डोर फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि हिस्ट्री की बात करी है उसने, हिस्ट्री में पहले कभी नहीं हुआ। इंडिया इज फेसिंग, इंडिया फेस कर रहा है स्टिफ मतलब रिजिड, स्ट्रॉन्ग जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, रिजिड, स्टिफ अपनी नेक भी हो जाती है ना कभी कभी, मसल में स्टिफनेस आ जाती है, अकड़ जकड़ जिसको बोलते हैं अपन, स्टिफ, स्टिफ कंपटीशन होता है, ऐसा कंपटीशन जो जैसे इसमें आ रखा है जियो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन, जो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होता है।
फॉर इन्फ्लुएंस इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में इन्फ्लुएंस डालने के लिए हमको अब चाइना जो है वो स्टिफ कंपटीशन दे रहा है। चाइनाज राइज, चाइना का जो राइज है, विल देयरफॉर मीन दैट इंडिया मे नो लॉन्गर बी द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल पावर इन द रीजन, कि चाइना का जो राइज हो रहा है वो इसलिए, देयरफॉर शायद इसलिए, विल मीन ये मतलब निकल जाएगा चाइना के राइज का कि इंडिया जो है वो मे नो लॉन्गर बी, वो शायद ना रहे द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल पावर इन द रीजन, इस रीजन में एक सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट पावर नहीं रहे। कॉन्सिक्वेंशियल मतलब जो कॉन्सिक्वेंस चेंज कर देता है, परिणाम को ही बदल दे। कॉन्सिक्वेंशियल जो परिणामों में प्रभाव डाल दे, मतलब इंपॉर्टेंट है वो। तो इंडिया जो है वो अब शायद ना रहे, नो लॉन्गर बी द कॉन्सिक्वेंस। देखो ये कह रहा है कि इंडिया मे नो लॉन्गर बी, मतलब अभी तक तो थोड़ा बहुत है बट आने वाले टाइम में शायद ना रहे। द अराइवल ऑफ चाइना इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में चाइना का आना। अब यहाँ पे चाइना का आना का क्या मतलब है? चाइना तो पहले से ही बैठा है यहाँ पे, यहाँ पे आने का मतलब है उसकी सुप्रीमेसी जो अब आ रही है धीरे धीरे। द अराइवल ऑफ चाइना इन साउथ एशिया, द विड्रॉल ऑफ द यूएस फ्रॉम द रीजन, और यूएस का इस रीजन से चले जाना और साउथ एशिया में चाइना का आना, इन दोनों चीज का। एंड इंडिया टिल्ट, इंडिया का जो झुकाव हो रहा है टू द इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक पे जो इंडिया का झुकाव हो रहा है, हैव शिफ्टेड द रीजन, उसने इस रीजन के बैलेंस ऑफ पावर को बदल दिया है। हैव शिफ्टेड द रीजनल बैलेंस ऑफ पावर इन बीजिंग्स फेवर, इसने क्या कर दिया? बीजिंग के फेवर को, इसने इस बात को बीजिंग के फेवर में लिया है कि इंडिया तो इंडो पैसिफिक की तरफ झुक रहा है और साउथ एशिया में जो है वो चाइना और यूएस जो है वो दोनों, चाइना आ रहा है, यूएस चला गया है और इंडिया इंडो पैसिफिक में झुक रहा है। तो बाकी जो साउथ एशिया है वो पूरा का पूरा अब क्या हो रहा है? बीजिंग के फेवर में जा रहा है। सेंसिंग दिस, इसको ध्यान में रखते हुए, न्यू पावर इक्वेशन, एक नई ही इक्वेशन, जैसे मैथ में नहीं बनती वैसे न्यू पावर इक्वेशन, साउथ एशिया स्मॉलर पावर्स, सेंसिंग दिस, ये नेक्स्ट पैसेज में, sensing this new power equation, South Asia's small powers sensing this new power, सेंसिंग दिस, इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इस चीज को सेंस में लेते हुए, न्यू पावर इक्वेशन, ये जो सेंसिंग दिस न्यू पावर इक्वेशन कंप्लीट है, सेंसिंग दिस न्यू पावर इक्वेशन, इस जो नई पावर इक्वेशन आई है इसको ध्यान में रखते हुए, साउथ एशियाज स्मॉलर पावर्स, साउथ एशिया के जो स्मॉलर पावर्स है, स्मॉल पावर्स मतलब जो छोटी मोटी साउथ एशिया की कंट्री है, इंडियाज नेबर्स, इंडिया के नेबर, जो स्मॉल पावर कंट्रीज हैं वो कौन सी? जो इंडिया के नेबर हैं, नेबर मतलब नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये नेबर्स आर एंगेज्ड इन अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज, वो अब किस में शामिल हो रहे हैं, किस में एंगेज हो रहे हैं? एंगेज हो रहे हैं वो एक रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज, बहुत सारी स्ट्रेटजीज की रेंज में आ रहे हैं। उसमें क्या क्या आ रहा है? उनके बैलेंसिंग, बैलेंस बना रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं, है ना? बार्गेनिंग तो चल ही रही है भाई, प्याज मेरे को 8 रुपए में दे दे, नहीं तो चाइना के पास चला जाऊंगा, चाइना को मेरी पूरी मिलिट्री दे दूंगा, है ना, पूरा ये पीओके पकड़ा दूंगा। तो ये जो काम चल रहा है वो क्या चल रहा है? बार्गेनिंग का, बैलेंसिंग का, हेजिंग, हेज मतलब पता है आपको? हेज होता है जो आप बाढ़ जो अपन लगा देते हैं खेतों में, तो वो क्यों करते हैं? अपन को बचाने के लिए करते हैं। तो हेजिंग मतलब सेफ गार्डिंग। एंड बैंड वैगनिंग, बैंड वैगनिंग मतलब ज्वाइन करना,
जो वैगन होती है, पॉपुलर कल्चर में भी आता है बैंड वैगनिंग। जो नया मतलब बैंड वैगनिंग आप ये मान लो कि जो घोड़ा गाड़ी होती है, तो उसमें आप जाके बैठ जाते हो, तो आप ज्वाइन कर लेते हो। सो एंड बैंड वैगनिंग, तो वो क्या कर रहे हैं कि बैलेंसिंग कर रहे हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज अपना रहे हैं, ये आसपास के छोटे मोटे देश ये बैलेंस कर रहे हैं, बार्गेन कर रहे हैं, सेफ गार्डिंग कर रहे हैं, यानी हेजिंग कर रहे हैं। बैंड वैगनिंग नई नई जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रहे हैं। इंडियाज स्मॉलर नेबर्स, इंडिया के जो स्मॉलर नेबर्स हैं, सीम टू फाइंड चाइना एज अ यूजफुल हेज अगेंस्ट इंडिया। वो सीम टू मतलब ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने पा लिया है चाइना को एक यूजफुल हैज, की मतलब इंडिया कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा हम चाइना की हैज लगा देंगे, ये अब तो एंटर नहीं हो सकता, यहाँ पे चाइना बैठा है। फॉर द मोमेंट, अभी तो, फॉर द मोमेंट मतलब फॉर नाउ, अभी तो एटलीस्ट कम से कम अभी तो उन्होंने ये कर रखा है कि जब भी कोई प्रॉब्लम इंडिया से होती है वो कहते हैं हम चाइना के पास जा रहे हैं, तो इंडिया को लगा अरे वहां मत जाया, चल बोल क्या चाहिए। तो वैसे मतलब हम उसको लाड़ लड़ा के रखा हुआ है। फॉर द मोमेंट मतलब अभी तो, फॉर द मोमेंट अभी अभी के लिए, आप इसको डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हो। फॉर द मोमेंट आई हैव इट। जैसे आपके फ्रेंड के पास कोई बुक है, आपको चाहिए, तो आपको फॉर द मोमेंट आई हैव इट, तो अभी के लिए मेरे को दे दे, बाद में तेरे को जरूरत होगी मार्केट, फॉर द मोमेंट, फॉर नाउ। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, अपने माइंड में ये रखना, दैट कि अ ग्रेट डील ऑफ दिस रीजनल बैलेंसिंग, ये जो रीजनल बैलेंसिंग की जो बहुत बातें हो रही है, द ग्रेट डील ऑफ दिस रीजनल बैलेंसिंग रिजल्ट्स फ्रॉम शिफ्ट्स। ये किसका रिजल्ट कहां से आ रही है, ये कि शिफ्ट हो गया है इन द रीजनल बैलेंस ऑफ पावर, नॉट merely फ्रॉम insufficient इंडियन आउटरीच, that means engagements to the neighborhood। ये कह रहा है कि इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, ये भी ध्यान रखना है, दैट अ ग्रेट डील ऑफ रीजनल बैलेंसिंग रिजल्ट्स फ्रॉम शिफ्ट इन द रीजनल बैलेंस ऑफ पावर। कि ये जो रीजनल बैलेंसिंग हो रही है, ये रीजनल बैलेंस ऑफ पावर के शिफ्ट होने की वजह से भी हो रही है, नॉट merely फ्रॉम इनसफिशिएंट इंडियन आउटरीच। ऐसा नहीं है कि इंडिया का जो आउटरीच है, इंडिया का जो इंगेजमेंट है अपने नेबर को लेकर के, वो इनसफिशियंट है, सिर्फ ये बात नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि इंडिया जो है वो खुद ही बांग्लादेश के पास नहीं जाता, खुद ही नेपाल भूटान के पास नहीं जाता, खुद ही म्यांमार के पास नहीं जाता। ऐसा नहीं है। ठीक है हम जा रहे हैं, ठीक है जिस तरीके से हमको जाना चाहिए था उस तरीके से नहीं जा पा रहे हैं, और भी बहुत तरीके हो सकते थे, और बहुत ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हम थोड़ा रिलक्टेंस शो करते हैं कि हाँ चले जाएंगे तो इतने में चाइना चला जाता है, वजह हो सकती है, लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं है, नॉट merely, सिर्फ merely मतलब सिर्फ ओनली, सिर्फ यही वजह नहीं है कि हम जो है वो, या ये जो साउथ एशिया का जो रीजनल बैलेंस है वो चेंज हो रहा है। इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू कीप इन माइंड, इसको भी ध्यान में रखने की जरूरत है कि अ ग्रेट डील ऑफ रीजनल बैलेंसिंग, जो रीजनल बैलेंसिंग की जो अच्छी खासी बात है या जो अच्छी खासी मात्रा है, वो कहाँ से रिजल्ट हुई है, वो शिफ्ट इन द रीजनल बैलेंस ऑफ पावर, रीजनल बैलेंस ऑफ पावर ही शिफ्ट हो गया है, इस वजह से भी हुई है, चाइना बढ़ के आ रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो सिर्फ इसलिए चाइना के पास चले जाते हैं क्योंकि उनको लगता है चाइना कर रहा है कर लेगा यार, वो इंडिया के बारे में सोचते ही नहीं। Not merely from insufficient Indian outreach to the neighborhood. While the presence of a rising superpower at its doorstep for the first time is at the heart of this paradox, कि while, फिर अगेन दो चीज हो जाएगी, देखो, while the presence of the rising superpower, जो चाइना की बात हो रही है, जो सुपर पावर जो है वो अपने डोर स्टेप में ही, अपने दरवाजे पर ही खड़ा है, पहली बार, पहले से, आज से पहले कभी ऐसा इंडिया के साथ नहीं हुआ। इज द हार्ट ऑफ द पैराडॉक्स, पैराडॉक्स के हार्ट में यही है, मेन मुद्दे की बात यही है कि हमारा जो है वो, भाई एक तरफ हम ग्लोबली राइज कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम रीजनली डिक्लाइन कर रहे हैं, और यही पैराडॉक्स है ना, इसके हार्ट में चाइना बैठा है। इस चाइना को हटा दो और उसके बाद देखो हमको कोई नहीं रोक सकता। द ग्रोइंग ऑब्सोलेंस इररेलेवेंस, ऑब्सोलेंस मतलब, ऑब्सोलेसेंस मतलब होता है इररेलेवेंस, कोई चीज ऑब्सोलेसेंस में चली जाती है इसका मतलब वो इररेलेवेंस हो जाती है। जैसे कई बार आपके मोबाइल देखो, मोबाइल भी तो बिल्ट इन ऑब्सोलेसेंस होते हैं ना, मतलब उसमें जानबूझ के इस तरह से फंक्शन बनाए जाते हैं या इस तरह से तैयार किया जाता है कि आने वाले कुछ टाइम में वो क्या हो जाएं, अप्रासंगिक हो जाएं, खराब होने लग जाएं, स्लो होने लग जाएं। बिल्ट इन होती है, कंपनी जानबूझ के बनाती है ताकि लोगों को नया मोबाइल लेना पड़े, तो बिल्ट इन ऑब्सोलेसेंस। वैसे ये कह रहा है द ग्रोइंग ऑब्सोलेसेंस, ग्रोइंग इररेलेवेंस ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया खुद ही अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, इररेलेवेंट होते जा रहा है एज ए जियोपॉलिटिकल फ्रेमवर्क में, कंस्ट्रक्ट में। एड्स, ये चीज ऐड करती है टू इंडियाज डिमिनिशिंग होल्ड ऑन द रीजन, इंडिया का जो होल्ड है रीजन में वो कम हो रहा है। कि साउथ एशिया जो एरिया था ना, जैसे अफ्रीका, अफगानिस्तान, है ना, अफ्रीका सॉरी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, साउथ एशिया का ये जो रीजन था, कल तक यहाँ पर अमेरिका को ना बहुत बड़ी माना जाता था, अब अमेरिका खुद ही चला गया कि भाई ऑयल ऑयल जितना लेना था ले लिया, जितना कुछ करना था कर लिया, अब ये एरिया ही इतना ज्यादा जरूरी रहा नहीं।
तो ये जो साउथ एशिया का जो एरिया है ये खुद ही अब क्या हो रहा है, जियो पॉलिटिकल जो इसका होल्ड है वो क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये कह रहा है कि वाइल द प्रेजेंस ऑफ द, एक तो ये बात सही है कि भाई हमारा जो है वो चाइना डोर स्टेप में बैठा है, दूसरी बात ये भी है कि अब जो ग्रोइंग इररिलेवेंस हो रही है साउथ एशिया की, धीरे धीरे कंट्रीज खुद ही ध्यान नहीं दे रही है, अप्रासंगिक होता जा रहा है। तो ग्रोइंग ऑब्सोलेसेंस जो साउथ एशिया का है एज ए जियो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क एड्स टू इंडियाज डिमिनिशिंग होल्ड ऑन द रीजन, कि जियो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क जो है उसमें साउथ एशिया का जो है वो ऑब्सोलेसेंस जा रहा है, और इसने भी क्या कर दिया, इंडिया का होल्ड जो है रीजन पे वो डिमिनिश कर दिया है। फॉर इंडिया, इंडिया के लिए मीटिंग द चैलेंज posed मतलब created by this paradox is essential, as China's rise in South Asia will mean that India may no longer be the most consequential power in the region. इंडिया के लिए मीटिंग द चैलेंज, जो चैलेंज है उसको मीट करना, उसको सामना करना, उससे मिलना चैलेंज से, कौन सा चैलेंज, पोस्ड बाय दिस पैराडॉक्स या क्रिएटेड बाय दिस पैराडॉक्स, इस पैराडॉक्स से जो क्रिएट हुआ है, इज एसेंशियल, ये बहुत एसेंशियल है, बहुत जरूरी है इंडिया के लिए कि इंडिया इस चैलेंज को मीट करे, उससे मिले, उससे बात करे, मतलब चैलेंज का सामना करे। और चैलेंज आया कहां से, क्रिएटेड बाय दिस पैराडॉक्स, कि भाई चाइना बीच में बैठा है, इस पैराडॉक्स की वजह से जो हमको चैलेंजेस आ रहे हैं, वो चैलेंज आ रहा है, उस चैलेंज को हम क्या करें, हम उसको मिलें, वो उससे हम बात करें। मीटिंग द चैलेंज इज एसेंशियल, मीटिंग बात करें, चैलेंज मतलब चैलेंज को पर्सोनिफाई तो कर नहीं रहा, बस ये कह रहा है उससे सामना करो, उसका सोल्यूशन निकालो। क्यों, एज क्योंकि बिकॉज चाइनाज राइज, चाइना का जो राइज है, चाइना का जो बढ़ता हुआ माहौल है, उसका पावर है उसकी इन साउथ एशिया में, विल मीन, उसका क्या मतलब होगा, दैट इंडिया मे नो लॉन्गर बी द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल पावर इन द रीजन, वो रीजन के अंदर अब इंपॉर्टेंट पावर नहीं रहेगा, कॉन्सिक्वेंशियल पावर नहीं रहेगा इंडिया। टू बिगिन विद, अब इसके लिए क्या किया जा सकता है, शुरुआत करो। न्यू दिल्ली मस्ट रीविजिट सम ऑफ इट्स ट्रेडिशनल कंसेप्शंस, यानी कि बिलीव्स ऑफ द रीजन, न्यू दिल्ली को दोबारा से देखना चाहिए सम ऑफ इट्स ट्रेडिशनल बिलीव्स ऑफ द रीजन, रीजन को लेकर के जो ट्रेडिशनल मतलब पहले से जो कंसेप्शन बना रखे हैं कि रीजन तो ऐसे ही हैंडल होगा, उनको हमको चेंज करना चाहिए। मॉडर्नाइज इट्स प्राइमेसी इन साउथ एशिया, साउथ एशिया के अंदर जो हमारी प्राइमेसी है, हमारी जो सुप्रीमेसी है, उसको हम क्या करें, मॉडर्नाइज करें, आज के हिसाब से बनाएं। एंड टेक प्रोएक्टिव, प्रोएक्टिव मतलब पहले से ही, प्री आता है, प्री का है यहाँ पे, प्री का प्रो हो गया, प्री मतलब पहले से ही हमको एक्टिव होना चाहिए। सिचुएशन ऐसे इंडियन पुलिस की तरह काम नहीं करना है कि काम के बाद आएंगे, नहीं, पहले से ही एक्टिव हो। एंड टेक प्रोएक्टिव एंड इमेजिनेटिव पॉलिसी स्टेप्स, और इमेजिनेटिव पॉलिसी स्टेप लगाने पड़ेंगे, नए नए इमेजिनेशन करो, नए नए अप्रोच लाओ, इमेजिन करो कि ऐसा करेंगे वैसा, इमेजिनेटिव मतलब क्रिएटिव पॉलिसी स्टेप्स लगाने पड़ेंगे टू मीट द चाइना चैलेंज इन द रीजन, चाइना के चैलेंज को इस रीजन में मीट करने के लिए, अगेन चैलेंज करने के लिए, उससे सोल्यूशन सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले वी मस्ट एक्सेप्ट, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए द रियलिटी, दैट हमें इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, दैट द रीजन, की ये जो रीजन है, द नेबर्स एंड द रीजन्स जियो पॉलिटिक्स, रीजन, उसके पड़ोसी और उसका जियो पॉलिटिक्स, तीनों हैव फंडामेंटली चेंज, वो बेसिक में ही बदल चुके हैं। ओवर द डेकेड, इतने डेकेड में, डेकेड एंड ए हाफ एट द लीस्ट, कम से कम डेकेड हाफ में तो ये बदल ही चुके हैं, यानी कि 10-15 सालों के अंदर ये बहुत कुछ बदल गया, हमारा नेबर की सोच बदल गई, हमारा रीजन बदल रहा है, उसका जियो पॉलिटिक्स बदल रहा है। नॉट विलिंग टू एक्नॉलेज, recognize there is a problem will only make matters worse, अगर आप not willing to acknowledge, आप willing मतलब आप तैयार नहीं हो, और आपका नहीं तैयार होना किस चीज को लेके, कि recognize नहीं करेंगे, किस चीज को recognize नहीं करने के लिए हम तैयार नहीं है, कि यहाँ पे प्रॉब्लम है, there is a problem and you have to recognize it and you are not recognizing, why, because you are not willing to recognize it, अब मूड नहीं है, मन नहीं है, हम तैयार नहीं, हम नहीं मानते, ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा not willing to recognize there is a problem will only make, आपका ये जो not willingness है, ये क्या करेगी, will only make matters worse, ये सिचुएशन को और खराब कर देगी। सेकंड, दूसरी बात, न्यू दिल्ली मस्ट फोकस, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको फोकस करना चाहिए ऑन इट्स स्ट्रेंथ, अपनी स्ट्रेंथ पर, रादर देन, इसके बजाय, ट्राइंग टू मैच, कि किसके बराबर आया जाए, द माइट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन एवरी रेस्पेक्ट, कि माइट मतलब स्ट्रेंथ, कि अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर ध्यान दो, चाइना के
की स्ट्रेंथ को हर जगह टक्कर दे दोगे, एवरी रेस्पेक्ट में टक्कर दे दोगे, ऐसा सोचना बंद कर दो। द लेटर इज ए फूल्स एरेंड, मतलब ये जो आप करोगे ना कि हम उसकी स्ट्रेंथ को, चाइना की स्ट्रेंथ को हम हर जगह टक्कर देंगे, ये आपका फ्यूटाइल टास्क होगा, एक ऐसा टास्क होगा जो मूर्खों वाला टास्क होता है, जिसका कोई रिजल्ट नहीं होता। एरेंड मतलब छोटे मोटे काम, जैसे आप घर में दूध पानी लाते हो, सब्जी लाते हो, ये एरेंड होते हैं, छोटे मोटे काम। और फूल्स एरेंड मतलब फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब जिसका कोई रिजल्ट नहीं, जिसका कोई फ्रूट ही नहीं निकले, फ्यूटाइल टास्क होगा। ये काम करना फ्यूटाइल टास्क होगा कि आप चाइना को हर एस्पेक्ट में टक्कर दे दो। तो चाइना कह रहा है कि भाई मैं टेस्ला को बुलाऊंगा, तो आप कहोगे नहीं नहीं हमें भी टेस्ला को बुलाऊंगा, है ना, वो देख रखा है एप्पल का, सैमसंग का, वैसे कि हम ये करेंगे तो हम भी वो करेंगे। ऐसे मत करो, फ्यूटाइल टास्क होगा। फैशनिंग मतलब क्रिएटिंग, फैशन मतलब आप कोई चीज क्रिएट करते हो, वर्ब एज ए फैशन का मतलब एज ए वर्ब क्या होता है, क्रिएट करना। फैशनिंग अ न्यू एंगेजमेंट, क्रिएटिंग अ न्यू एंगेजमेंट विद द रीजन, इस रीजन के साथ नया एंगेजमेंट तैयार करना, विद द रीजन दैट रिफ्लेक्ट्स, जो रिप्रेजेंट करे, रिफ्लेक्ट करे, रिप्रेजेंट करे इंडियाज ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ एंड द रीजन्स चेंज्ड रियलिटीज इज एसेंशियल। क्रिएटिंग न्यू एंगेजमेंट इज एसेंशियल, एक नया एंगेजमेंट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्रिएटिंग अ न्यू एंगेजमेंट इज एसेंशियल। वो न्यू एंगेजमेंट किसके साथ करना है, इस रीजन के साथ करना है। क्या होना चाहिए, जो रिप्रेजेंट करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, क्या रिफ्लेक्ट करेगा ये न्यू एंगेजमेंट, इंडिया की ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ को, अपनी पुरानी जो स्ट्रेंथ है, हमने बुद्धिज्म में फैला रखा है, उसको आप लाओ, जैनिज्म में फैला रखा है हमारे पास, और भी बहुत सारे ट्रेडिशनल ऐसी स्ट्रेंथ है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। और एंड द रीजन्स चेंज्ड रियलिटी, और जो रीजन की जो चेंज्ड रियलिटीज हुई है, जो इसने अभी यहाँ पे बताया था कि डेकेड एंड हाफ में बहुत चेंज हो चुका है रीजन, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक तो आप ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ लेके आओ और एक्सेप्ट करो कि रियलिटी जो है वो चेंज हो चुकी है। रिक्लेमिंग द बुद्धिस्ट हेरिटेज इज वन सच एग्जाम्पल, आप रिक्लेम कर सकते हो कि जो बुद्धिस्ट हेरिटेज है वो हमारा था, और इसको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। थर्ड, रिक्लेमिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जाकर के कह दो हम देखो विश्व गुरु है, देखो हमने तुम्हें ये भी बताया था, मतलब अच्छा करना है कुछ, जैसे अशोक ने भेजे थे अपने भाइयों बहनों, वैसे इंडिया को भी अब भेजने चाहिए। कुछ आपने मॉन्क्स भेज दिए, है ना, कुछ आपने कल्चरल कुछ एक्टिविटीज करवा दी, कुछ ऐसे वहां पर आप अप्लाई करो। अब चाइना को ऐसे नहीं करो कि चाइना ने वहां पर जाके पैसे दिए हैं और उसको अपने अंडर में कर लिया तो हम भी जाकर के लोन दे देते हैं, ऐसे कर, वो आप नहीं कर सकते। थर्ड, इंडियाज कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी, इंडिया की जो कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी है इज रेप्लिट विद, फिल्ड विद, भरी हुई है चैलेंजेस से, वेयर एज इट्स मेरीटाइम, मेरीटाइम मतलब सी साइड नेवल जो होता है उस, वहीं वेरेज मतलब वहीं इंडिया की जो समुद्र वाली जो बात कर रहा है, समुद्र की नेवल स्पेस, इंडिया का जो समुद्र स्पेस है, हैज एन अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो ये कह रहा है कि आपकी जो कॉन्टिनेंटल स्ट्रेटजी जो है वो तो भरी पड़ी है किससे, चैलेंजेस से, लेकिन जो आपका नेवल है, जो आपका समुद्री एरिया है, वहां पर अबंडेंस है, मतलब प्लेंटी, प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है आपके पास फॉर एनहेंसिंग ट्रेड, आप ट्रेड को बढ़ा सकते हो। ट्रेड बढ़ाने के लिए ज्वाइनिंग मिनीलेटरल, मिनीलेटरल मतलब छोटी छोटी कंट्रीज जब इकट्ठी हो जाती है तो मिनीलेटरल, तो बायोलेटरल, मल्टीलेटरल, मिनीलेटरल, छोटी कंट्रीज जब इकट्ठी हो जाती है तो मिनीलेटरल, आप मिनीलेटरल्स को ज्वाइन करो, ट्रेड बढ़ाओ, किससे, नेवल से। एंड क्रिएटिंग न्यू इश्यू बेस्ड कोलिशन, और नए इशू को उठा के लाओ और उससे आप एक नया संगठन बनाओ। क्रिएटिंग न्यू इशू बेस्ड कोलिशन, न्यू इशू, जैसे कोविड में हमने बनाया, बहुत अच्छा न्यू इशू बेस्ड कोलिशन था, उसमें हमने संगठन बना लिया। और भी कोई करंट में एक्टिविटीज चल रही है, जैसे रशिया और की वजह से ऑयल में प्रॉब्लम आ रही है, तो हमने न्यू इशू पकड़ के नया कोलिशन बना लिया, तो वो हमको क्रिएट करना चाहिए अमंग अदर्स, बाकियों के साथ। न्यू दिल्ली, नई दिल्ली को मस्ट देयरफॉर यूज, नई दिल्ली को यूज करना चाहिए, मस्ट यूज इट्स मेरीटाइम इंडो पैसिफिक एडवांटेजेस। अब आप वो कह रहे हैं ना इंडो पैसिफिक में टिल्ट हो ही चुके हो तो अब फायदा ही ले लो उसका। मेरीटाइम इंडो पैसिफिक एडवांटेजेस टू कैटर टू इट्स मैनी कॉन्टिनेंटल हैंडीकैप्स, बहुत अच्छी बात है। कैटर का मतलब कैटरिंग होता है, कैटरिंग सर्विसेज होता है, कैटर मतलब प्रोवाइड कराना, फूड और प्रोवाइड कराना, बट कैटर टू का मतलब होता है कि राजी रखना, पैम्पर करना। तो आप क्या करो, इंडो पैसिफिक एडवांटेज लो ताकि आप राजी रखो, किसको राजी रखोगे, इट्स मैनी कॉन्टिनेंटल हैंडीकैप्स, हैंडीकैप्स मतलब जो डिसएडवांटेजियस कंट्रीज हैं उनके बारे में बात करा है यहाँ पे। मैनी कॉन्टिनेंटल हैंडीकैप्स को क्या करो, पैम्पर करो। डूइंग सो मतलब ऐसे कंट्री जिनके पास कुछ, जैसे इंडो पैसिफिक अगर आप चले गए तो फिर अफ्रीका की कंट्रीज भी आ जाएगी, तो वहाँ पे बहुत भूखमरी है, तो आप वहाँ पे खाना पहुंचाओ, वो हैंडीकैप्स हैं उनको खाना पहुंचाओ, एक नया ही क्या कर दो, एक नया संगठन तैयार करो। एक्टिव रहो मतलब कौन पिला के, डूइंग सो ऐसा करके
डूइंग सो कुड इन्वॉल्व, ऐसा करना, डूइंग सो ऐसा करना, कुड इन्वॉल्व वो इन्वॉल्व कर सकता है, कुड इन्वॉल्व क्या इन्वॉल्व कर सकता है ऐसा, इंक्लूडिंग इंडिया स्मॉलर साउथ एशियन नेबर्स, आप जो साउथ एशियन नेबर्स हैं उन स्मॉलर साउथ इंडियन नेबर्स हैं उनको इंक्लूड करो, कहाँ इंक्लूड करो, टू द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक कॉन्वर्सेशन, आप इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक कॉन्वर्सेशन में इनको इन्वॉल्व करो, मतलब आप इंडो पैसिफिक कंट्रीज से आप मिलो, उनसे कोई संगठन बनाओ, उन संगठन के अंदर इन साउथ एशियन की जो छोटी कंट्रीज है उनको इन्वॉल्व कर दो, तो उनको भी लगेगा कि वाह क्या बात है, इंडिया ने संगठन बनाया और हमको बुलाया। जैसे आपने नेपाल को किसी अफ्रीका की कंट्री से जोड़ दिया, तो नेपाल कितना खुश हो जाएगा कि यार मैंने तो कभी समुद्र नहीं देखा था, इसने मेरे को 7 समुद्र पार अफ्रीका से जोड़ दिया, वाह वाह वाह। वैसा डूइंग सो, ऐसा डूइंग सो कुड इन्वॉल्व, ऐसा करना क्या इन्वॉल्व कर सकता है कि आप इंक्लूडिंग इंडिया स्मॉलर एशियन नेबर्स, इंडिया के जो स्मॉलर नेबर एशियन नेबर्स हैं उनको आप इंक्लूड करो, कहाँ इंक्लूड करो, टू द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी कॉन्वर्सेशंस, मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत सारे आर मेरीटाइम स्टेट्स हैं बट नॉट सीरियस प्लेयर्स, वो सीरियस प्लेयर नहीं है लेकिन उनकी बाउंड्री टच हो रही है, मेरीटाइम स्टेट्स मतलब वो नेवल स्टेट्स हैं विद इन द इंडो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, इंडो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर, मतलब इंडो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट चल रहा है, महासागर है, इंडो पैसिफिक महासागर की बात हो रही है, इंडो पैसिफिक प्रोजेक्ट चल रहा है, इस इंडो पैसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनकी सीमा लगती है उस महासागर में, इंडो पैसिफिक में, प्रशांत महासागर इसमें, लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं, दे आर नॉट सीरियस प्लेयर बट मैनी ऑफ देम आर मेरीटाइम स्टेट, वो हैं जरूर मेरीटाइम स्टेट्स, मतलब इसके सी साइड जो हैं वो स्टेट्स हैं लेकिन उनकी सीमा नहीं लगती। इंडिया एंड इट्स पार्टनर्स, इंडिया और उसके जो पार्टनर हैं कौन कौन से, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन और बाकी, मस्ट फाइंड वेज, उनको रास्ता निकालना ही चाहिए, किस चीज का, ऑफ इंगेजिंग एंड पार्टनरिंग, और वो इंगेज करें और पार्टनर बनाएं, किसको, श्रीलंका को, मालदीव को, बांग्लादेश को, किस चीज का पार्टनर, एज पार्ट ऑफ देयर लार्जर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, मतलब ये देयर किसके लिए आ रहा है, इनके लिए आ रहा है, ये जो है ना इंडिया, जापान और इन लोगों ने जो अपना स्ट्रेटजी बना रखी है, उस स्ट्रेटजी में इन लोगों को भी शामिल किया जाए, श्रीलंका, इन कंट्रीज को भी शामिल किया जाए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, न्यू दिल्ली शुड ट्राई, न्यू दिल्ली को ट्राई करना चाहिए, टू वीन देम अवे, मतलब डिटैच कर देना, दूर कर देना, वीन देम अवे, मतलब देम किसके लिए आ रहा है, श्रीलंका, मालदीव्स, इनके लिए आ रहा है, न्यू दिल्ली शुड ट्राई डिटैच दीज कंट्रीज, श्रीलंका, मालदीव्स, डिटैच करना, दूर करना, वीन देम अवे कर देना, दूर कर देना, किन से, फ्रॉम द चाइना लेड रीजनल ग्रैंड स्ट्रेटजी, चाइना लेड मतलब चाइना से संचालित जो क्षेत्रीय बड़ी सी स्ट्रेटजी चल रही है जिसमें ये कुछ ना कुछ नया करता रहता है चाइना, उससे इनको डिटैच करना है, उनको वैन अवे करना है। बाय कैसे करेंगे, बाय मेकिंग देम, देम किसको, ये श्रीलंका और इन मालदीव्स को, बाय मेकिंग देम अ की पार्ट, उनको की पार्ट बनाया जाए, उन लोगों को की क्या बोलते हिस्सेदार बनाया जाए, इंडो पैसिफिक ग्रैंड स्ट्रेटजी, वेयर इंडिया एंड इट्स पार्टनर होल्ड सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस ओवर इंडिया, एक ऐसी इंडो पैसिफिक ग्रैंड स्ट्रेटजी, देखो चाइना की तो रीजनल ग्रैंड स्ट्रेटजी है, हमारी इंडो पैसिफिक ग्रैंड स्ट्रेटजी का हिस्सा बनाया जाए रीजनल साउथ एशियन, और ये है देखो साउथ एशियन में ना वो चाइना एक वो पूरी रोड निकाल रहा है, सिल्क रोड निकालने वाला है, तो ये तो कह रहा है उससे निकालो इनको और उससे कहाँ लेके जाओ, इधर लेके आओ, इंडो पैसिफिक ग्रैंड स्ट्रेटजी में लेके आओ, सिल्क रोड हो गया, और भी बहुत सारी इसकी है, नहीं तो सिल्क रोड एक एग्जांपल है। तो बाय मेकिंग देम अ की पार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक ग्रैंड स्ट्रेटजी वेयर इंडिया एंड इट्स पार्टनर्स होल्ड सिग्निफिकेंट एडवांटेजेस ओवर इंडिया और ओवर चाइना, इंडिया और उसके जो पार्टनर है यूएसए, यूके, वो क्या होंगे, उनका सिग्निफिकेंट एडवांटेज होगा चाइना से, चाइना के ऊपर। फोर्थ, देयर इज टुडे, for there is today an openness, willingness in न्यू दिल्ली, आज क्या है, न्यू दिल्ली की विलिंगनेस है, न्यू दिल्ली खुद चाहता है, खुले खुले बोल रहा है, ओपननेस है, खुले बोल रहा है, क्या, टू व्यू द रीजन, रीजन को देखना, थ्रू अ नॉन इंडिया सेंट्रिक लेंस, देयर इज टूडेज ओपननेस इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली मतलब एक्सेप्ट कर रहा है कि इस रीजन को मैं देखूंगा थ्रू अ नॉन इंडिया सेंट्रिक लेंस, एक ऐसे लेंस से देखूंगा जिस लेंस के सेंटर में इंडिया नहीं होगा, मतलब मैं तो भाईपना करूंगा, सब बराबर है, इस टाइप। दिस ऑल्सो मीन्स, इसका ये भी मतलब है दैट न्यू दिल्ली इज नो लॉन्गर अनईजी, नो लॉन्गर अनईजी का मतलब है इट इज ईजी, जब डबल नेगेटिव आ जाता है सेंटेंस पॉजिटिव बन जाता है,
नो लॉन्गर अनईजी मतलब न्यू दिल्ली इज इजी, न्यू दिल्ली आराम से देख रहा है अबाउट एक्सटर्नल पावर्स, किनको किनको लेकर के इजी है, एक्सटर्नल पावर्स को लेकर के इजी है। एक्सटर्नल पावर्स कहां पे, इन इट्स नेबरहुड, इट्स किसके लिए आ रहा है, न्यू दिल्ली मतलब इंडिया के, एज इट यूज टू बी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, मतलब 90s के आसपास जब कोल्ड वॉर चल रहा था तब हमारे आसपास इंडिया के आसपास जितनी भी कंट्रीज थी यहाँ पर एक्सटर्नल पावर्स फैल रही थी और हम इजी नहीं थे। मतलब अफगानिस्तान के एरिया का देख लो, वहां पर रसिया, इधर से अमेरिका है ना, इधर से चाइना का भी चल रहा था, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ चल रहा था और हम क्या थे, इजी नहीं थे। उस समय हम इजी नहीं थे, लेकिन आज हम इजी हैं। हमें पता है कि भैया कुछ भी होगा तो विदेशी आएगा, सात समुद्र पार यूएस आएगा, सब आएंगे। दिस ऑल्सो मीन्स, इसका ये मतलब भी है कि नया न्यू दिल्ली जो है, इसने कहा ना न्यू दिल्ली की ओपननेस आ गई है, विलिंगनेस है, ओपननेस है, वो खुले में अब उसको है कि हाँ ठीक है, इंडिया को सेंटर में रख के नहीं देखा जा सकता कि मैं हूं, ऐसा नहीं होगा। दिस ऑल्सो मीन्स दैट न्यू दिल्ली इज नो लॉन्गर अनईजी अबाउट एक्सटर्नल पावर्स इन इट्स नेबरहुड एज इट यूज टू बी ड्यूरिंग द सिविल कोल्ड वॉर के टाइम में जितना अनईजी था अब नहीं। एज ए कॉन्सिक्वेंस, परिणाम से, देर इज अ डिजायर, एक डिजायर है टू ज्वाइन हैंड्स, की हाथ मिलाया जाएगा विद एक्सटर्नल फ्रेंडली पार्टनर से, जो उन एक्सटर्नल फ्रेंडली पार्टनर से, मतलब उन पार्टनर से जो हमारे फ्रेंडली हैं, एक्सटर्नल पार्टनर्स हैं लेकिन हमारे दोस्त वाले जो पार्टनर्स हैं, बोथ इन इंडियन ओशन में भी एंड साउथ एशिया में भी, सो एस टू मतलब टू, सो एस टू मतलब कारण बताते हैं, टू से रिप्लेस कर दो पूरे को, सो एस टू मतलब टू, साउथ एशिया टू डील विद, ताकि डील की जा सके विद रीजन्स कॉमन चैलेंजेस, रीजन के कॉमन चैलेंजेस के साथ। मतलब पहले जहां हम गुट निरपेक्ष थे, अब हम कह रहे हैं कि हम फ्रेंडली पार्टनर से हाथ मिला लेंगे भाई, कोई गुट निरपेक्ष नहीं है, जो दोस्त है वो दोस्त से हाथ मिलाएंगे। क्यों हाथ मिलाएंगे, ताकि जो इंडियन ओशियन, जो साउथ एशिया के अंदर जो कॉमन चैलेंजेस है उससे हम डील कर सके, कॉमन चैलेंजेस, क्योंकि आप सामने वाले से हाथ मिलाओगे उसको चैलेंज नहीं, वो आपके बीच में नहीं आएगा, दोनों के चैलेंज सेम फेस करना पड़ रहा है, तो हम हाथ मिलाएंगे और दोनों इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे, रीजन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम होगी। दिस ओपननेस, ये जो खुलापन है इन न्यू दिल्ली का, एंड द डिजायर, और ये डिजायर ऑफ द एक्सटर्नल एक्टर्स टू एंगेज द रीजन मस्ट बी यूटिलाइज टू एड्रेस द डिफिकल्टीज अराइजिंग आउट ऑफ न्यू दिल्लीज रीजनल डिक्लाइन। दिस ओपननेस, न्यू दिल्ली की ये ओपननेस, एक तो ये ओपननेस की ठीक है हम जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, और जो डिजायर है किस चीज की, कि एक्सटर्नल एक्टर जो है वो इंगेज हो, इन दोनों को, एक तो ओपननेस की और ये डिजायर की, इन दोनों के बारे में बात कर रहा है कि ओपननेस एंड द डिजायर मस्ट बी यूटिलाइज, इसको यूटिलाइज किया जाना चाहिए, किस चीज को लेकर यूटिलाइज किया जाना चाहिए, टू एड्रेस द डिफिकल्टीज, उन डिफिकल्टीज को फेस करने के लिए ओपननेस को, डिजायर को यूटिलाइज किया जाना चाहिए। जो डिफिकल्टी जो कहां से आ रही है, अराइजिंग आउट ऑफ न्यू दिल्ली रीजनल डिक्लाइन, जो कि न्यू दिल्ली का जो रीजनल डिक्लाइन आ रहा है उसको लेकर के जो डिफिकल्टीज आ रही है उसका सामना करवाया जाए इस ओपननेस से और डिजायर से। मतलब अपना फायदा लो, आप ओपन हो गए हो और अगर आपकी डिजायर है कि एक्सटर्नल एक्टर आए और इंगेज करें इस रीजन में, तो हम क्या करें, उन एक्सटर्नल एक्टर को यूटिलाइज करें और हमारा जो डिक्लाइन आ रहा है उसको हम रोकें, बढ़ाएं, वापस उसको ऊपर कर दें, डिक्लाइन को कम करें। टैप सॉफ्ट पावर, यहाँ पर भी ये हेडिंग है और ये फाइनली वाला नेक्स्ट पैराग्राफ में, एनीवे एडिटिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। टैप मतलब यूटिलाइज करना, यूटिलाइज सॉफ्ट पावर, यूटिलाइज सॉफ्ट पावर को क्या करो आप, यूटिलाइज करो। फाइनली, अंततः, न्यू दिल्ली शुड मेक क्रिएटिव यूजेस ऑफ इट्स सॉफ्ट पावर टू रिटेन, यानी कीप इट्स इन्फ्लुएंस इन द रीजन। सॉफ्ट पावर मतलब आर्मी वार्मी मिलिट्री नहीं, सॉफ्ट पावर जैसे कि आपने कोई कल्चरल एक्टिविटीज करवा दी, इस टाइप की कोई। सो टैप सॉफ्ट पावर, यूटिलाइज करो अपनी सॉफ्ट पावर को। फाइनली न्यू दिल्ली को शुड मेक क्रिएटिव यूसेस, ना क्रिएटिव बनना चाहिए, ऑफ इट्स सॉफ्ट पावर, अपनी सॉफ्ट पावर को लेकर के क्रिएटिव बनना चाहिए। टू कीप, किस लिए सॉफ्ट पावर को लेकर क्रिएटिव बनना चाहिए, ताकि वो रख सके, कीप रख सके इट्स इन्फ्लुएंस, अपने इन्फ्लुएंस को इन द रीजन, इस रीजन में अपने इन्फ्लुएंस को क्या कर सके, बनाए रख सके। वन वे टू डू, ऐसा करने का एक तरीका क्या हो सकता है, टू डू दैट, ऐसा करने का एक तरीका इज टू एक्टिवली एनकरेज इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट, क्या करे, इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट को एनकरेज करे। मतलब आपको किसी कंट्री से बात करनी है तो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ऑफिशियली बात करो, इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट बनाओ, है ना, जैसे बिजनेस मीटिंग करवा ली या फिर कोई कल्चरल एक्टिविटीज करवा ली, या मोदी साहब चलते चलते प्लेन रोक लिया, हैप्पी बर्थडे बोलिए। इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट होना चाहिए बिटवीन पॉलिटिकल और सिविल सोसाइटी एक्टर्स से, है ना, कभी कोई
मूवीज के लिए आपने किसी कंट्रीज को है ना सब्सिडी दे दी, या आप कहीं मूवीज आपने बॉलीवुड वाले से बात कर ली कि कोई इस टाइप की कोई मूवी करनी है तो आप उस पर्टिकुलर कंट्री में करो, इस साल उसी कंट्री में करो, तो ऐसे। एंड सिविल सोसाइटी एक्टर्स इन इंडिया एंड दोज इन अदर साउथ एशियन कंट्रीज। तो कह रहा है कि एक्टिवली एनकरेज इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट बढ़ाओ बिटवीन पॉलिटिकल सिविल सोसाइटी एक्टर्स में इन इंडिया एंड दोज इन साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर। फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, देर इज नीड टू एनकरेज इनफॉर्मल एंड अनऑफिशियल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट प्रोसेसेस इन द रीजन, स्पेशली व्हेन एंड वेयर द इंडियन स्टेट इज hesitant or reluctant about being involved directly in a conflict. म्यांमार is a case in point. म्यांमार को समझ लेते हैं, म्यांमार के अंदर प्रॉब्लम आती है तो हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि फिर हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी में प्रॉब्लम आ जाएगी। म्यांमार को अगर हम जा करके वहाँ पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कर देंगे तो कल को हमारा जो ईस्ट साइड है, इंडिया का जो ईस्ट साइड है, इस ईस्ट साइड के अंदर हमारे कोई कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे। तो वो कह रहे हैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे तो इनफॉर्मल आ जाओ, अनऑफिशियल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करो, है ना, अनऑफिशियल कॉन्फ्लिक्ट मैनेज करो, इनफॉर्मल करो। फॉर इंस्टेंस, देयर इज ए नीड, एक जरूरत है, टू एनकरेज, किस चीज को बढ़ावा देने की, कि इनफॉर्मल एंड अनऑफिशियल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस को बढ़ावा देने की। किस रीजन में? इन द रीजन, इस रीजन में। क्यों? क्योंकि स्पेशली व्हेन एंड वेयर, जब और जहां इंडियन स्टेट यानी कि इंडिया इज हेजिटेंट, मतलब हेजिटेंसी शो करता है, रिलक्टेंसी शो करता है, उसको डर लगता है किस चीज को लेकर के, अबाउट बीइंग इन्वॉल्व डायरेक्टली, कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा तो हमको नुकसान हो जाएगा इन अ कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में। एग्जांपल क्या है? म्यांमार। तो कह रहा है जैसे इस टाइप की प्रॉब्लम आती है उसमें हम क्या करें, इनफॉर्मल अनऑफिशियल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट बनाएं, इनफॉर्मल कॉन्टेक्ट करें, चाहे वो पॉलिटिशियन का हो चाहे सिविल सोसाइटी का हो। द डायकोटोमी, डायकोटोमी मतलब डाई मतलब टू होता है, टॉम मतलब कट होता है, दो में कट कर देना मतलब डिवीजन हो गया। सो द डायकोटोमी बिटवीन इंडियाज ग्लोबल राइज, एक तो इंडिया का ग्लोबल राइज हो रहा है एंड रीजनल डिक्लाइन, और दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, डिक्लाइन भी कर रहे हैं। तो ये दो हो गए ना, डायकोटोमी दो हो गए। So the division between India's global rise and the regional decline has profound, मतलब deep implications, मतलब परिणाम, consequences, बहुत deep परिणाम होंगे या हैं for India's global aspiration, global ambition, aspiration मतलब ambition, aspirants होते हैं, आप लोग aspirants हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, ambitious हैं, तो ambitions, इंडिया का जो ambition है उसके लिए ये एक deep consequences आ जाएगा अगर आपने इग्नोर कर दिया तो। और ये जो आपका चल रहा है ग्लोबल राइज और रीजनल डिक्लाइन, इसके भी बहुत डीप कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। इट इज लेजिटिमेट, इट इज वैलिड, इट्स अ लेजिटिमेट क्वेश्चन, वैलिड क्वेश्चन टू आस्क, पूछने के लिए, वेदर अ कंट्री दैट इज अनेबल टू मेंटेन प्राइमेसी एंड इट्स पेरिफेरी, इन इट्स पेरिफेरी, कि भाई एक ऐसा देश जो कि अनएबल है कि वो मेंटेन रख सके अपनी सुप्रीमेसी को, प्राइमेसी मतलब अपनी सुप्रीमेसी को, इन इट्स पेरिफेरी, इमीडिएट नेबर मतलब अपनी बाउंड्री तक आपकी सुप्रीमेसी नहीं है, अपने आसपास के नेबर में आपकी सुप्रीमेसी नहीं है, एक ऐसा देश, वेदर ए कंट्री, एक ऐसी कंट्री जिसका ये भी नहीं है, विल बी एबल, क्या वो एबल हो पाएगी, टू बी अ पिवटल पावर, इंपॉर्टेंट पावर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर वो एक इंपॉर्टेंट पावर साबित हो।